अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली इट परटेन्स टू द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द पुलिस इन यूके। बेसिकली आज का जो हमारा जो लेक्चर है ना, हम सिर्फ पुलिस की जो ओब्लिगेशंस क्या हैं, पुलिस की ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं इन यूके, हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे इन डेप्थ कि पुलिस कब कब जो है ना सर्च कर सकती है, किन सिचुएशन में कर सकती है, कौन सी ऐसी रेगुलेशंस हैं जो अथराइज करती हैं पुलिस को, या लीगल फोर्स पीछे बैकिंग क्या होती है जो उन पुलिस को अथॉरिटी देती है कि आप ये चीज़ें करें। तो हमारा जो आज की हम जितनी भी हमारा जब तक लेक्चर रहेगा, हम पुलिस के अराउंड हम पढ़ते रहेंगे यूके के एस्पेक्ट में। गॉट इट? अब सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं कि भाई बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आई मीन द, अब हम एक चीज को अपना ये यहाँ से शुरू करते हैं कि ड्यूटीज क्या हैं पुलिस की, पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यूके के अंदर। जो प्राइमरी यूके की ड्यूटीज हैं यूके के अंदर वो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। मतलब कि शहर के अंदर पुलिस आपने देखा होगा पेट्रोलिंग कर रही होती है, बाइक्स पे, गाड़ियों पे, मल्टीपल जगहों पे नाके लगे हुए होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है टू मेंटेन द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर सिटी, जहाँ जहाँ वो पुलिस अपनी ये चीज़ें कर रही होती है। अब मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी एंड पीस इन कम्युनिटीज। भाई एक स्टेट है, उस स्टेट के अंदर लोग रहते हैं। नाउ स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल, स्टेट इज द प्रोटेक्टर ऑफ दोज पीपल। अब स्टेट ने उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना है। तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए स्टेट ने एक बॉडी बनाई, पुलिस, ठीक है, एक ऐसा इदारा पुलिस का जो कि अवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे हाजिर हो, जो अवाम की, जिसको हम कहते हैं, हिफाजत के लिए 24 घंटे हो, जो लोगों के अंदर अमन और अमान की सिचुएशन को कायम रखे। ये बेसिक एक फर्ज है पुलिस का कम्युनिटी में पीस को मेंटेन करने का। सेकेंडली, रेस्पॉन्डिंग टू राइट्स, प्रोटेस्ट और एनी सिचुएशन दैट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर। अब सम टाइम इस तरह होता है कि कम्युनिटी के अंदर, सपोज करें, हम मिसाल ले रहे हैं लंदन की एक, तो अगर कोई इस तरह का ग्रुप, कोई इस तरह का एक ग्रुप ऑफ पीपल आके वहाँ की सिचुएशन को ख़राब करते हैं, वहाँ के जो पीस या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, तो पुलिस जो है ना उन उस इस तरह के, एक होता है पीसफुल प्रोटेस्ट विच इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है, लेकिन एक होता है आप अमन में या खलल पैदा करें, आप एक सीधे साधे जो सिस्टम के अंदर, बजाय आप जो है ना उसके अंदर आप उसके, जिसको हम आम अल्फाज में कहें तो आप तंग करें लोगों को, आपकी वजह से लोग तंग हो रहे हो, आपकी वजह से पूरी सिस्टम या उसकी पूरी मशीनरी तंग हो रही हो, तो वहाँ जो है ना पुलिस क्या करती है, उन चीज़ों को रोकती है। पुलिस हैज़ द पावर, ठीक है, वो अब पावर्स वाली चीज़ें हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले हम समझ रहे हैं कि भाई पुलिस की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो आर यू क्लियर? क्लियर है मोहम्मद वकार? यस सर। अच्छा, सेकेंडली प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग क्राइम। इसका क्या होता है बेसिकली, देखें, जिस तरह पहली पहली जो जिसको हम जिम्मेदारी की या ड्यूटी की बात करें, तो टू मेंटेन द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, टू मेंटेन द पीस इन द कम्युनिटी, ठीक है ना, ए पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करना। सेकेंड वन इज टू डिटेक्ट द क्राइम। अब पुलिस जब पेट्रोलिंग कर रही होती है, पुलिस ने जब नाके लगाए हुए होते हैं, तो वो क्यों लगाए हुए होते हैं? ताकि कोई ऐसी फोर्स या ऐसा बंदा या ऐसे ग्रुप कोई सिचुएशन खराब ना करें, पीस को खराब ना करें,
या इस तरह के कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना करें, उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस इस तरह के मेजर्स लेती है। सपोज करें, पुलिस क्या करती है, पुलिस which is actively engaging in crime prevention measures such as patrols, public awareness campaigns। अब पुलिस इस तरह की सिचुएशन में कैसे करती है डिटेक्ट क्राइम? देखें, डिटेक्टिंग टू क्राइम, या तो पूरे उस शहर में नाके लगे हुए होते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होती है, लेफ्ट राइट देख रही होती है, जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उधर उनकी एक कड़ी नज़र होती है कि कहीं कोई इस तरह का बंदा या ग्रुप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा या करने जा रहा है या फ्यूचर में करेगा। तो वो फुली तरह से उस चीज़ों को देख रहे होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है टू अवेयर द पीपल, ठीक है ना, या पब्लिक थ्रू कैंपेन। पुलिस क्या करती है, जो आपकी कम्युनिटी होती हैं, सिविल सोसाइटीज होती हैं, या जो पब्लिक है, उनको अवेयर करती है कि भाई कभी भी आप अगर सपोज करें पार्क में हैं, कोई बंदा अचानक आता है, कोई बैग लेके आता है, आपको कहता है ये बैग रखें कुछ देर के लिए, मैं आ रहा हूँ। तो अब वो बंदा इनोसेंट होता है, एक सिटीजन होता है, उसको नहीं पता। पुलिस जब इस तरह के लोगों को, आपकी पब्लिक को अवेयर करती है कि भाई कभी भी पब्लिक गैदरिंग पे, पब्लिक प्लेसेस पे कोई बंदा अननोन आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करे, कोई चीज़ दे, तो आपने उस तरह नहीं रखनी, नहीं लेनी। ठीक है ना, यू हैव टू बी फुल्ली विजिलेंट। द रीजन बिहाइंड, उस बैग में, उस चीज़ में कुछ भी हो सकता है, तो कल को आप उस चीज़ के रेस्पॉन्सिबल हैं। तो अवाम उस चीज़ से आगाह होती है, जब भी वो अगेन पब्लिक प्लेसेस पे जाती है तो वो विजिलेंट होती है कि भाई हमने, एक ये चीज़ आ गई। सेकेंडली, कि पब्लिक प्लेसेस पे अगर अवाम को लगता है कि यार कहीं कोई इस तरह की एक्टिविटी होने जा रही है, चार लोग पांच लोग कहीं इस तरह की बात कर रहे थे, अभी कहीं इस तरह की कोई एक्टिविटी से मुराद है कोई क्राइम करने जा रहे हैं, कोई बैंक की डकैती हो गई, कहीं रॉबरी करने जा रहे हैं, किसी को मर्डर प्लान कर रहे हैं, तो अवाम अगर वो सुन रही है कोई भी बंदा, तो वो पुलिस उनको थ्रू अपनी अवेयरनेस उनको कहती है कि आप हमें इस नंबर पे कॉल करें, हमें अपडेट करें, हमें लोकेशन भेजें, हम फौरन वी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट यू एंड टू डिटेक्ट द क्राइम एंड टू प्रिवेंट द क्राइम। ये एक आ गए। The third one is totally about the investigation. I mean, the investigate the crimes and collecting evidence to support prosecution। अब ये क्या चीज़ है? पुलिस का एक और बेसिक ये ड्यूटी होती है कि जहीं जहां कहीं भी एक वकवा इस तरह का होता है, उस वकवे के बाद जो पुलिस जब पहुंचती है, तो पुलिस क्या करती है, उधर एविडेंस कलेक्ट करती है कि भाई, अगर सपोज करें, हम एक मिसाल लेते हैं बैंक की, एक बैंक है, उसके अंदर डकैती हुई है। ठीक है। अब वो लोग चले गए हैं, पुलिस आती है, सबसे पहले पुलिस क्या करती है, उधर फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो लेती है, ताकि इन हम डीएनए कर सकें उस चीज़ों फिंगरप्रिंट्स का। with the support of latest technology, we can detect those criminals, we can catch those criminals। एक ये चीज आ गई। सेकेंडली, वो जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो कल को केस में काम आते हैं प्रोसिक्यूशंस को। पुलिस अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दे हैव टू कलेक्ट द एविडेंसेस एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस, जो उसको जहाँ जहाँ जो चीजें मिलती हैं। होप यू आर क्लियर। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आ रही है? अच्छा, ये इसकी प्राइमरी, जो जिसको हम कहते हैं ना कि की ड्यूटीज ऑफ द पुलिस, ये जिसको हम करक्स ऑफ द ड्यूटीज की कहें, तो वो मैंने आपको बताया है।
तीसरी चीज है टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स एंड प्रॉपर्टी। अब देखें, यू बीइंग द नॉर्मल सिटीजन, ठीक है, आप एक शहर के एक मुल्क के बाइज्जत शहरी हैं, बाइज्जत बाशिंदे हैं। तो आपकी आपकी ज़ात की, साथ में आपकी प्रॉपर्टी की जो सिक्योरिटी या उसकी जो प्रोटेक्शन है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब स्टेट की इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो पुलिस कौन है? पुलिस इज द ऑर्गन ऑफ, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ना, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? वो स्टेट के अंदर आती है। तो स्टेट थ्रू पुलिस आपकी ज़ात की, आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। अब सपोज करें प्रोटेक्शन कैसे करती है। आप एक शहर में जा रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा आपको मतलब कि प्लानिंग कर रहा है मारने की। अगर वो प्लानिंग किसी और आम शहरी ने उसकी बात सुन ली कि यार ये किसी को मारने जा रहे हैं, उस बंदे ने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस फौरन आती है, उन जो लोग हैं जो इस तरह के काम करने जा रहे हैं उनको पकड़ लेती है और आपको बचा लेती है। अब पुलिस ये क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि आपकी जान की जो हिफाजत वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पुलिस इज द ऑर्गन ऑफ द स्टेट। पुलिस हैज टू प्रोटेक्ट यूर इंडिविजुअल, जो आपकी प्रॉपर्टी हो या आपकी ओवरऑल जो भी आपके रिलेटेड जो चीज़ होती है, पुलिस इज रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोटेक्ट टू योर बॉडी एंड योर प्रॉपर्टी। Safeguarding individuals from harm, including vulnerable groups like children, victims of domestic violence. दूसरी है protecting public and private property during emergencies or criminal activities। अब सपोज ये होता है कि जब भी शहर के अंदर क्रिमिनल कोई एक्टिविटी 10 लोग करने आए हैं या कर रहे हैं या हो रही है, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी को कोई बंदा अगर नुकसान पहुंचाएगा विदाउट मतलब कि वो एनी इंटेंट आपकी गाड़ी को, तो पुलिस अगर उधर है तो पुलिस आपकी उस चीज़ों को उनको पकड़ती है कि भाई वो फर्दर किसी का नुकसान ना करें। उनको पकड़ के पुलिस अपने पास ले आती है। तो बेसिक इस पॉइंट से ये था कि पुलिस जो है ना आपकी ज़ात की, आपकी प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करती है। द फोर्थ वन इज असिस्टिंग इन इमरजेंसीज, providing aid during natural disaster, accidents, emergencies, coordinating a rescue operation with other emergency service। अब जब हम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, जिस तरह हमने प्राइमरी पढ़ी, जो की ड्यूटी थी जस्ट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है। सेकेंड वन इज टू प्रिवेंट द क्राइम या टू डिटेक्ट द क्राइम। द थर्ड वन इज टू सिक्योर योर पर्सनल बॉडी, योर पर्सनल योर इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपकी आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी इंडिविजुअल ज़ात को प्रोटेक्ट करना। फोर्थ वन which we can say it, which is the जो असिस्ट करना इन इमरजेंसीज में। असिस्टिंग से मुराद है जब कोई इस तरह का डिजास्टर आता है तो पुलिस फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। आई मीन कि वो कौन सी फर्स्ट एड होती है कि सपोज करें अगर इस तरह का कहीं डिजास्टर आया है, पुलिस भी है, तो पुलिस आपको उन लोगों के साथ कनेक्ट करेगी, एम्बुलेंसेज वालों को कॉल करेगी, हॉस्पिटल्स को कॉल करेगी टू कि आपको रेस्क्यू किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह की एक्सीडेंट्स इमरजेंसीज जहाँ होती हैं तो पुलिस अपनी कोलाबरेशन करती है, पुलिस आपको एड प्रोवाइड करती है। तो ये जो है ना एक बेसिक ड्यूटीज के अंदर आता है पुलिस की। अभी हम ऊपर से जस्ट हेडिंग्स को पढ़ रहे हैं, इन डेप्थ इन डिटेल आगे से शुरू करते हैं। उमेर अकरम, अस्सलाम वालेकुम सर। मोहम्मद मुजम्मिल, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं ठीक। अच्छा सर, मैंने ना सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। अच्छा जी जी। दूसरा ना, ब्राउज़र ज्वाइन हुआ था तो ना यहाँ पे अभी भी माइक का ना ऑप्शन नहीं आ रहा ऑन करने का ना, तो इसलिए मैंने ओके। फ़ोन। हाँ जी, तो इधर यानी मैं मैसेज पे रिस्पॉन्स आपको कर सकता हूँ लैपटॉप पे ना?
तो ये मैंने कहा शायद आपको ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी बाहर गया था तो फिर आवाज आ रही थी शायद आपकी, कि आप मुझे बुला रहे थे ना, तो इसीलिए मैंने सर मोबाइल पे भी ज्वाइन किया है ताकि बात हो सके सर आपसे। नहीं, अच्छा किया, आप बिल्कुल मोबाइल पे एक्टिव रहें, ऑनलाइन रहें। लास्ट क्लास भी आप लोग ज्वाइन करके चले गए थे, आप नहीं लोगों ने कोई सर, रिस्पॉन्ड नहीं किया था। तो नहीं सर, जो लास्ट लेक्चर हुआ था ना एडीआर वाला, सर उसमें मैं था ही नहीं। वो मैंने ना सर एप्लीकेशन पहले से दी थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उसमें मैं एब्सेंट था, तो वो मैंने नहीं लिया था, उसमें मैं नहीं था। तो इसमें इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे सर, खुदा कोई ओके, इशू। अभी ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? यस सर। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो पुलिस की है कि इन्फोर्सिंग द लॉ। पुलिस की मतलब के जो बेसिक काम है, टू इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद नेशनल एंड लोकल लॉ, या इशूइंग पेनल्टीज और फाइन्स फॉर माइनर ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिक वायलेशन। अब वो कहता है कि इन्फोर्सिंग द लॉ क्या है। देखें, अब मैं आपको एक समझाने के लिए पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर एक है सिविल प्रोसीजर कोड, एक है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक है पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा चोरी करेगा तो चोरी की ये सजा है, ठीक है ना, इतने इतने साल सजा है, साथ में फाइन है। अब अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है तो चोरी करने वाले बंदे को पकड़ेगा कौन? स्टेट की जिम्मेदारी है ना, टू प्रोटेक्ट यू। तो स्टेट की बॉडी है ना ये पुलिस, वो ऑर्गेनाइजेशन या जो एक ऑर्गन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पार्ट है, तो पुलिस है। पुलिस एक ऐसी मशीनरी है जो स्टेट के बिहाफ पे काम कर रही होती है, आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब जो वो स्टेट का लॉ है, जो पीनल कोड है, सपोज करें, उसको अब वो कहते हैं ना कि इन्फोर्स कौन कराएगा? वो पुलिस कराएगी। सपोज करें जिस तरह बात की कि अगर कहीं चार लोग जा रहे हैं बैंक को लूटने के लिए, पुलिस देख रही है, तो पुलिस क्यों चार लोगों को उधर, हमने जब देखा है कि जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं, पुलिस साथ हो, कहीं देख रही हो, तो पुलिस उधर जाके उन लोगों को रोक लेती है, पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉ होता है, आपका लोकल लॉ या जो नेशनल लॉ, जो कह रहा होता है कि कोई भी बंदा इस तरह की एक्टिविटी क्रिमिनल करेगा या करने जा रहा है या कर चुका है, तो पुलिस उनको, एट द टाइम पुलिस हैज गिवन सम पावर्स टू अरेस्ट देम। At some extent, they can arrest without warrant. At some extent, they have the power to arrest you with warrant. वो एक अलग चीज है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द पुलिस इज द बॉडी टू इन्फोर्स द लॉ। वहां अगर किसी बंदे को पकड़ रही है तो पुलिस, उस पीछे जो उसकी बैकिंग होती है ना, वो लॉ होता है। उस लॉ की कंप्लाइंस होती है उस नेशनल या लोकल लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए। दूसरी बात वो एक कहता है कि पुलिस हैज द सम पावर, ठीक है ना, आई आई मीन के ड्यूटी टू इम्पोज द फाइन्स। अब जो आपकी जो ट्रैफिक पुलिस होती है, कोई भी बंदा अगर ट्रैफिक की वायोलेशन करेगा, ओवर स्पीडिंग करेगा, या आप कोई गलत पार्किंग लगाते हैं, तो पुलिस क्या करती है, वो लॉ ही आपको बता रहा है ना कि अगर इस तरह की चीजें आप करोगे तो आप ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो पुलिस इज बेसिकली आपको फिर वो फाइन इम्पोज करती है, आपको इस तरह की चीजों के ऊपर लॉ को एनफोर्स करने के लिए पुलिस इंश्योरिंग करती है, कंप्लाइंस करती है जो आपके लोकल लॉज हैं या नेशनल लॉज हैं। सिक्स्थ वन इज प्रोमोटिंग कम्युनिटी सेफ्टी। अब ये क्या है? अब देखें, इट सेल्फ डिस्क्राइबिंग द कम्युनिटी की सेफ्टी को प्रोमोट करना, एंगेजिंग विद कम्युनिटीज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। सेकंड वन, कोलैबोरेटिंग विद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस लोकल इश्यूज सच एज यूर delinquencies और ड्रग अब्यूज। अब सपोज करें एक ऐसी सोसाइटी है, ठीक है ना, जहाँ चंद लोग जो है ना ड्रग बेचते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं। अब उस कम्युनिटी की सपोर्ट या उस कम्युनिटी की कोऑपरेशन के बगैर, एक होता है पुलिस कुछ नहीं कर सकती। सपोज करें कैसे, इसकी मैं आपको मिसाल बिल्कुल आम अल्फाज में समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक पूरी सोसाइटी है, उसके अंदर कुछ लोग आते हैं बाहर से, या अंदर ड्रग सप्लाई होती है। अब पुलिस को स्पेसिफिकली नहीं पता कि कौन से घर के अंदर, क्योंकि अंदर घर बहुत बड़े हैं,
अंदर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। पुलिस क्या करती है, उन कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेशन करती है कि आपकी हेल्प चाहिए, ये इस तरह की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रोकने के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए आपके हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है ना। वो जस्ट टू प्रोटेक्ट, एक तो दूसरा अपना ट्रस्ट बिल्टअप करने के लिए कोऑपरेशन उन लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ करती है। ये बेसिकली इस पॉइंट के अंदर है। द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अबाउट द अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स क्या है? हर कंट्री के अंदर जो एक लॉ होता है वो इंडिविजुअल सिटीजन्स के ह्यूमन राइट्स, जो फंडामेंटल आपके राइट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है। एक तो नेशनल, फिर एक आता है इंटरनेशनल आपका जो UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स, जिसके टोटल 30 आर्टिकल्स हैं, which प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, आपकी हर चीज़ों की प्रोटेक्शन करते हैं। तो यूके के अंदर जो ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1998 का, वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है सिटीजन राइट्स को। तो अब उन सब राइट्स की अपहोल्डिंग कौन करता है? पुलिस ही करेगी ना। इंश्योरिंग द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग सस्पेक्ट एंड डिटेनीज। ओवरऑल कहने से मुराद ये है कि आपके वो जो फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द स्टेट या प्रोटेक्ट बाय द स्टेट हैं, तो उनको अपहोल्ड कौन करेगा? उनको अपहोल्ड पुलिस करती है। दीज वर द बेसिक ड्यूटीज ऑफ पुलिस। पुलिस वाली ड्यूटीज में से किसी को कोई सवाल? नो सर, क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड वन है पावर्स ऑफ द पुलिस। अब पहले हम पढ़ रहे थे ड्यूटीज, आई मीन द ओब्लिगेशन ऑफ पुलिस टूवर्ड्स द कम्युनिटी, टूवर्ड्स द पीपल। वो उनकी वो थी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ओब्लिगेशंस, ड्यूटीज थी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द पावर, द अथॉरिटी ऑफ द पुलिस। अब जब भी पुलिस कोई भी इस तरह की एक्टिविटी करती है, पुलिस, एक गाड़ी जा रही है नॉर्मल, 4 बंदे अंदर बैठे हुए हैं, पुलिस अगर नाका लगा के आपको रोकती है कि भाई आप हमें अपनी गाड़ी की और आप अपनी तलाशी दें, तो इट मीन्स कि पुलिस हैज द अथॉरिटी टू सर्च यू, टू स्टॉप यू। ठीक है ना। अब उन चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ने के लिए ये क्या चीज़ें हैं? दीज आर द पावर्स इन्फर्ड बाय, कहाँ से? वो आपको रेगुलेटरी, जो आपकी लेजिस्लेशन है वो आपको प्रोवाइड करती है कि भाई पुलिस की ये पावर्स हैं, पुलिस इस हद तक अपना ये काम कर सकती है। वो क्या है? वो हम इन डिटेल्स में हम पढ़ रहे हैं। द पुलिस आर ग्रांटेड स्पेसिफिक पावर्स टू फुलफिल देयर ड्यूटीज effectively. These powers are regulated by legislation to prevent abuse and ensure accountability. अब पहली, जिसको हम पावर की बात करें, या पहली जो अथॉरिटी पुलिस हैज इज स्टॉप एंड सर्च की, जो ये आपको स्लाइड नजर आ रही है, यहाँ चेक कीजिएगा यस सर, प्लीज। श्योर है, श्योर ही है सर। सॉरी, ओके। अच्छा, अब पावर टू स्टॉप एंड सर्च। अब बेसिकली इसको लीगल बैकिंग क्या है, कौन वो कहता है? एक लॉ है, पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984 का, जिसको PAC बोलते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान पीनल कोड है, सपोज करें, इस जिसमें वो चीज़ें बताई जाती हैं कि इस तरह, अब जिस तरह पुलिस का अपना पुलिस रूल्स है 2002 का, पुलिस की अपनी रूल्स हैं, वो एक अलग चीज़ें हैं। वो आपको पुलिस को पावर्स, पुलिस की ड्यूटीज डिटेल्ड में बयान करते हैं। इसी तरह यूके के अंदर जो लीगल बेकिंग है वो ये है, पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट। अब इसका जो सेक्शन 1 है, विच गिवन द पावर ऑफ स्टॉप एंड सर्च। अब उस चीज़ का स्कोप क्या है? Police can stop and search a person or vehicle if they have reasonable grounds to suspect possession of stolen or prohibited items, example drugs or weapons. अब सेक्शन 1 जो है ना इस लॉ का, इस एक्ट का, कहता है कि आप किसी भी गाड़ी को, किसी भी बंदे को रोक सकते हैं, तलाश कर सकते हैं।
अब तलाश करने वाली रोकने वाली बात में फिर आगे कुछ कंडीशंस हैं पुलिस के लिए। कहता है कि अगर आपको शक हो किसी गाड़ी के ऊपर, किसी बंदे के ऊपर, तब जाके आप उस गाड़ी को रोक सकते हैं। कहते हैं सस्पेक्ट। सस्पेक्ट समझ रहे हैं? यस सर। व्हेन पुलिस हैज सर्टन मतलब रीजनेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट पोजीशन। वो कोई, पुलिस को लगे कि ये गाड़ी चोरी की है, पुलिस को लगे कि ये जो गाड़ी आ रही है इसके अंदर जो बंदे बैठे हैं वो ठीक नहीं है, पुलिस को लगे कि गाड़ी के अंदर कोई चीजें पड़ी है मनशियात टाइप, तो पुलिस की क्या करती है उन गाड़ी को। अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस, अब देखें आप, मैं मिसाल देता हूँ, आप इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में देखते हुए, दीज आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर पुलिस है ना मल्टीपल चौकीज पे खड़ी होती है, नाके लगाए हुए होते हैं, तो 100 गाड़ियां गुजर रही होती हैं सपोज करें, उसमें चंद एक गाड़ियों को वो क्यों रोकते हैं, बाइक्स को, गाड़ियों को? क्यों? क्योंकि पुलिस को उन पे थोड़ा सा शक होता है कि यार ये जो गाड़ी आ रही है इसके अंदर जो बंदा बैठा हुआ है मुझे मशकूक लग रहा है, उसकी एक्टिविटीज से वो मशकूक लग रहा है, या उसकी गाड़ी के अंदर कोई चीजें, पीछे से हमें किसी ने कॉल की इस तरह की गाड़ी अगर आती है तो ये गाड़ी चोरी की है, तो पुलिस उन गाड़ियों को रोकती है। बाकी आपने देखा है ना, आप भी उसी लाइन से गुजर रहे होते हो, आपको आज तक नहीं रोका। हाँ, अगर आपको सस्पेक्ट अगर आप में है तो आपको भी रोकेंगे। तो ऑन दीज ग्राउंड्स, दीज आर द रीजंस, पुलिस फिर आपको रोकती है, फिर आपकी तलाशी करती है। सर यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में सर, अभी जैसे हम नाके की बात करें जी तो जी। सर, सर फिर सर जैसे कि होता है सर यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तो सर ऐसा कुछ सीन होता है यहाँ पे, या मतलब कोई भी कांस्टेबल और जैसे कोई भी ऐसे जैसे लगा लेते हैं, तो सर क्या वो भी वैलिड होता है नहीं, किसी भी? दूसरी सवाल दोबारा कीजिएगा प्लीज। जैसे नाका होता है, अभी आप बता रहे हैं वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो सर कोई ऑफिसर्स रैंक का बंदा होना जरूरी होता है वहां पे? नहीं, ये जो है ना कहीं भी उस तरह जरूरी नहीं है अपना, क्योंकि देखें, जो अब इधर एक और हम, आपने एक सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि सर पाकिस्तान के अंदर जब भी नाका लगता है तो एक एक सिपाही खड़ा हुआ होता है, कांस्टेबल खड़ा हुआ होता है। अब होता ये है कि अगर सपोज करें, मैं हम इस्लामाबाद की मिसाल लेते हैं, इस्लामाबाद में कोई इस तरह की 4-5 गाड़ियां चोरी होती हैं, आईजी तक बात जाती है, आईजी सब एसपीस को, डीएसपीस को, एसएसपीस को ऑर्डर करता है कि फौरन पूरे इस्लामाबाद की चारों तरफ से नाके लगाएं, और उधर जो है ना, आप अब ये है ना, इस तरह की एक इमरजेंसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या करता है, एसपी खुद एक कहीं नाका लगा लेता है। जब एसपी आपको पता है जहाँ खड़ा होगा, तो एसएचओ भी, जितने भी मातहत एसएचओज हैं थानों के, वो सब भी उधर ही खड़े हुए होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे एसपी बैठा हुआ है उधर। अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, कोई नॉर्मल सिचुएशन है, तो एसपी नहीं है, कोई हंगामी सिचुएशन के अलावा अगर खाली एसएचओ भी बैठा हुआ है, तो एसएचओ के साथ बाकी टीम होती है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ चीज़ें उस तरह नहीं हो रही, जो मैं अब आपके सवाल के एक्चुअल जवाब देता हूँ कि भाई उधर एक एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, या जो आपके कंसर्न बाला ऑफिसर एसएचओ का होना उधर ज़रूरी होता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं है ज़रूरी हो। लेकिन हमारे यहाँ जो चीज़ें चल रही, एक ही बंदा उधर बैठ के रोक रहा है लोगों को, अब हमें क्या पता ये पुलिस का है कि नहीं है। तो जब भी चौकी लगती है, नाका लगता है, तो प्रॉपर पुलिस की वर्दी में 4-5 लोग होते हैं उधर, उनमें से, उन 4-5 में से कोई एक उधर ऑफिसर बना हुआ होता है। सपोज करें 4-5 कांस्टेबल हैं, तो उनमें जो सीनियर कांस्टेबल होता है वो उस पूरी चौकी को एट द स्पॉट लीड कर रहा होता है, सुपरवाइज कर रहा होता है। He is accountable before the SHO. SHO is accountable and responsible before the SP. And SP and DSP, which mean the higher officials, which are responsible toward the IG. And IG is responsible toward the PM या towards the आपके जो CM होता है। क्लियर है सर। चलें, दैट्स गुड। पावर एंड स्टॉप एंड सर्च की जब बात कर रहे थे तो उसमें एक वर्ड आता है सेफ गार्ड्स। अब सेफ गार्ड्स से मुराद है द ऑफिसर मस्ट प्रोवाइड देयर नेम, द रीजन फॉर द रिसर्च एंड द लीगल अथॉरिटी अंडर विच इट इज कंडक्टेड। नाउ यू विल बी क्लियर्ड मोहम्मद अमजद, कि आपका जो सवाल था, सपोज करें
अब ये पुलिस की जो सिपाही है या एसएचओ है, कोई भी बंदा है, अगर किसी गाड़ी को, इंडिविजुअल्स को, व्हेन यू स्टॉप, तो आपने सबसे पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ कि मैं पुलिस में, देखें ये एक बेसिक एक एटिकेट्स है, बेसिक एक कॉन्डक्ट है, ठीक है। आपने बताना है कि भाई मैं पुलिस से हूँ, मैं एसएचओ हूँ या कांस्टेबल हूँ या जो भी हूँ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें उसके सामने, ठीक है। अब उस बंदे को लगेगा अच्छा यस ही, अब वो कंफर्टेबल होगा कि ये पुलिस वाला है, ठीक है। भले वर्दी से देख रहा है, लेकिन जब आप अपने आप को अगेन इंट्रोड्यूस करेंगे तो अगला बंदा ये ना समझे कि यार पुलिस की वर्दी में कोई और भी तो हो सकता है ना। फिर आप रीजन फॉर द सर्च बताते हो कि सर आपकी गाड़ी से हमें जो है ना, थोड़ा हमें पीछे से कॉल आई है कि इस तरह की गाड़ी चोरी हुई है, तो हम अगर आपकी जो है ना, हम गाड़ी की तलाशी लेना चाहते हैं। तो अगर अगला बंदा की अपनी जाती गाड़ी होगी तो वो कहता है कि वो मना नहीं करेगा, वो कहेगा सर आप चेक करें। अगर गाड़ी चोरी की हुई तो रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा तो पुलिस उसको एट द इंस्टेंट स्पॉट आपको पकड़ सकती है। अब ये समझ गए, एंड लीगल अथॉरिटी अंडर विच इट इज कंडक्टेड। अब ये बेसिकली सेफ गार्ड जो है कि जिसको हम कहते हैं ना कि विच इज द बेसिक सिक्योरिटी, यू हैव टू अगले बंदे को बताना। देखें बेसिक पुलिस का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट दैट सिटीजन, उनका ख्याल रखना, उन चीज़ों का ये करना। अब आप जब हमारे पाकिस्तान में चीज़ें देखते हैं विच आर टोटली ऑपोजिट टूवर्ड्स द डेवलप्ड कंट्रीज। समझ रहे हैं मोहम्मद अमजद? समझ आ रही है। अच्छा, अब दूसरी बात है, ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ द सर्च मस्ट बी प्रोवाइडेड। समझ रहे हैं, रिटन रिकॉर्ड ऑफ द सर्च मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब होता ये है कि जितने भी ये पुलिस वाले होते हैं ना, तो अगर सपोज करें, अब हमारे पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, लेकिन जहाँ भी बाकी जब यूके की बात करते हैं, तो अगर आप किसी को रोक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप साथ में यू आर मेंटेनिंग, यू आप साथ में कुछ चीज़ें लिख भी रहे होते हैं कि भाई ये कल को कोई पूछ सकता है, एक रिकॉर्ड आपके पास रिटर्न उस चीज़ का होना ज़रूरी है कि भाई आपने इस गाड़ी को सर्च किया, ये किया, ये किया। तो पावर टू स्टॉप एंड सर्च में होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गई होगी। सर समझ आ गई है। वकार, इजहार। जी सारा आ गया समझ। जी सर। अच्छा, दूसरी, अब ये सपोज करें हम रिदम के साथ चल रहे हैं। पहली जो पावर थी वो थी कि टू स्टॉप एंड सर्च। अगर वो नाके पे पुलिस खड़ी है, गाड़ी आती है, गाड़ी को रोका, रोकने के बाद सर्च किया, तलाशी ली, अगर गाड़ी के अंदर कोई भी इस तरह की सस्पेक्ट की वाली चीज़ नहीं है तो गाड़ी को जाने देंगे। अगर पुलिस को लगता है कि इसके अंदर तो ड्रग्स हैं, ये तो शहर के अंदर जा रही है सप्लाई करने के लिए, या इसके अंदर जो लोग बैठे हैं इनकी इंटेंशन आई मीन के उनके अंदर इस तरह का इलीगल वेपन्स पड़े हुए हैं। अब आते हैं दूसरी, द पावर गिवन टू पुलिस इज पावर ऑफ अरेस्ट। अगर पुलिस को एट द स्पॉट लगता है ये लोग कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, या इनके पास कोई इलीगल चीजें हैं, या चोरी की गाड़ी है, नाउ पुलिस है द पावर टू अरेस्ट देम। अब इनका जो सेक्शन 24 ऑफ जो हमने पीछे जो आपका एक्ट पढ़ा था, पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट, विच प्रोवाइड्स द पावर, उनको देता है पुलिस को। अब ग्राउंड फॉर अरेस्ट क्या होने चाहिए, देखें, विच आर आल्सो नेसेसरी टू अरेस्टिंग समवन। सबसे पहले रीजनेबल सस्पेंशन होनी चाहिए, मतलब आपको लगे कि यार वाकई में ये एक रीजनेबल सस्पेक्ट वाले बंदा है या एक्टिविटी इसने की है या हो रही थी, दैट द पर्सन हैज कमिटेड, इज कमिटिंग, और इज अबाउट टू कमिट ए क्राइम। कि भाई आपको लगे, या वो, देखें जो गाड़ी में बंदा आ रहा है, या तो आपको लगे ये कहीं कत्ल करके आ रहा है, आपको पहले से मुखबरी हुई है कि इस तरह की गाड़ी, इस तरह का बंदा आए तो आपने पकड़ना है, या तो ये करें, तो पुलिस के पास एक ऑलरेडी ग्राउंड आ गया, आपको अरेस्ट कर लिया। या इज कमिटिंग, अब इज कमिटिंग क्या है, पुलिस को किसी ने बताया कि कुछ लोग हैं इस तरह के, गाड़ी में 8-10 लोग हैं, असला है, इन्होंने प्लानिंग कर रहे थे बैंक को लूटने की। अब इज कमिटिंग अभी जा रहे हैं कि नहीं है, आपको लगता है आपने पहले ही चौकी लगा ली, आपने उनको पकड़ लिया, नाउ यू हैव द एक रीजनेबल ग्राउंड
to arrest them. Secondly, about, अच्छा, कमिटिंग से मुराद था एट द स्पॉट कर रहे हो, सॉरी, अबाउट टू कमिट ए क्राइम मीन कि जब वो जा रहे हो करने, जब आपको लगे ये करने जा रहे हैं, इनकी इंटेंट है। क्यों? क्योंकि उनकी सारी चीजें पूरी प्री प्लान, उनके पास गाड़ी, उनके पास असला, उनके पास इस तरह के मास्क, उनके पास इस तरह के मटेरियल, जो लग रहा हो आपको कि यार वाकई में ये बैंक लूटने जा रहे हैं, तब आप करें। तीसरी बात, जो बात थी ना कमिटिंग, जब इस तरह के लोग चोरी करने वाले चोरी कर रहे हो, एट द स्पॉट पुलिस आपको पकड़ ले, अरेस्ट कर ले, तो दीज आर द रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर द पुलिस टू अरेस्ट यू, विच इज गिवन अंडर द सेक्शन 24 ऑफ द, जो आपका एविडेंस एक्ट है, पुलिस एंड क्रिमिनल एविडेंस एक्ट 1984 का, वो आपको पावर देता है। सर ये अब सारी चीजें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आएंगी ना? अच्छा, अब हमारे यहाँ जो है ना, जिस तरह की बात है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेंस है, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अब देखें हमारे जो है ना, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ इस्लामिक टच भी है, हमारे पास इस्लामिक लॉज भी हैं, जिस तरह आपके पास रॉबरी, डकैती, किडनैपिंग, मर्डर, रेप, ये चीज़ें वो हैं जो मतलब कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, समझ रहे हैं। बाकी जिस तरह हल्की फुल्की माइनर चीजें होगी तो वो बेलेबल ऑफेंसेस में, फिर वो मतलब आप समझ रहे हैं, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल वाली बात आ रही है। लेकिन अब ये जो पावर ऑफ अरेस्ट यूके की हम जब बात कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, कि अगला बंदा क्या एक्टिविटी करने जा रहा है। उनके डिफरेंट लॉज हैं एज कंपेयर टू आवर्स। हमारे यहाँ जब वो हद वाली बात आती है ना, हुदूद पनिशमेंट, समझ रहे हैं मोहम्मद अमजद? यस सर, समझ आ रही है। ओके। अच्छा, अब एक और बात कर रहा है कि अरेस्ट इज नेसेसरी फॉर रीजन सच एज प्रिवेंटिंग हार्म और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्टिंग द सस्पेक्ट और अदर्स, सिक्योरिंग द सस्पेक्ट अपीयरेंस इन कोर्ट। अब अरेस्ट इज नेसेसरी फॉर रीजन सच एज, अब देखें, अगर आप किसी बंदे को पकड़ रहे हैं या पकड़ लिया है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उस बंदे की तशद्दुद करें। अगर आप तशद्दुद करेंगे तो यू आर वायोलेटिंग द ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द ह्यूमन राइट्स एक्ट। उस बंदे की भी उतने ही राइट्स इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। फिर हमारे पास इक्वलिटी एक्ट आता है यूके के अंदर, कि भाई आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बायस, कि भाई आपने देख लिया कि बंदा ये तो दूसरे वो है, कल्चर से, कम्युनिटी से, तो आप उसको मारना शुरू कर दें, नहीं, ठीक है ना। आप उस प्रोटेक्ट करेंगे उस सस्पेक्ट को, या जहां जिन लोगों को पड़े, क्यों? ताकि आप कोर्ट के सामने उन लोगों को पेश कर सकें। कोर्ट का काम है फैसला करना, पुलिस का काम नहीं है कि फैसला करना। पुलिस का काम है, भाई आपने एक चीज देखी, कोई गलत हो रहा था, कानून के अगेंस्ट चीज हो रही थी या होने जा रही थी, आपने पकड़ा, ओके, दैट्स गुड, दैट इज दैट इज योर ड्यूटी, यू हैव डन इट, नाउ यू हैव टू अपीयर देम बिफोर द कोर्ट, नाउ लेट द डिसीजन बी ऑन द, वो कहते हैं उनके एविडेंसेस के ऊपर वो कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे। तो कहते हैं सिक्योरिंग द सस्पेक्ट्स अपीयरेंस इन कोर्ट। होप सो पावर ऑफ अरेस्ट और पावर ऑफ स्टॉप एंड सर्च आप लोगों को दोनों समझ में आई होंगी। यस सर, क्लियर है। चलें, दैट्स इट। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद वकार, अमजद, आप लोगों में किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। बस सर यही था सवाल सर, जैसे ना अभी तो सर, अभी हम हायर अथॉरिटी की जैसे बात कर रहे थे सर, उनकी परमिशन के ऊपर लग सकता है चले नाका ना, पॉसिबल है। तो सर अभी आपको सर रिसेंट पाकिस्तान में तो सर काफी जगह देखने को मिलेगा, अपनी तरफ से भी बहुत जगह लगा लेते हैं बिला वजह। तो सर उसमें बिल्कुल सही आप क्या बात है। बताएंगे सर? अच्छा, ये जो है ना, बिल्कुल मैंने बात की कि पाकिस्तान के सिस्टम और यूके के सिस्टम में दिन रात का फर्क है, ठीक है ना। सपोज करें, यू बीइंग द लॉयर, आप लाहौर, आप आपकी रहायश कहाँ है? सर मुल्तान। अच्छा, मुल्तान। अब आप अपने घर से निकलते हैं मुल्तान शहर की तरफ,
बीच में एक नाका लगा हुआ है, एक ही पुलिस वाला खड़ा है, ठीक है। आपको वो बंदा कहता है कि आपकी मैं गाड़ी की तलाशी लूंगा। आप कहते हैं कि सर आपको, आप मुझे बताएंगे आप क्यों ले रहे हैं। अब देखें, अगला बंदा इट्स सेल्फ पुलिस वाला डाउट क्लियर कर रहा है, वो आपको अब पुलिस के मिस यूज ऑफ वर्दी करता है, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करता है, कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, आपको कह रहा हूँ ना गाड़ी से उतरें, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप ये चीज़ करें। अब वो जो चीज़ देखें, उसका ये लहजा बनता ही नहीं है। उसको पुलिस रूल्स, पुलिस रेगुलेशंस ये कहते हैं कि इफ़ यू स्टॉप समवन, फर्स्टली यू हैव टू ट्रीट ट्रीट देम कि भाई मैं ये हूँ, मैं आपको इस वजह से रोक रहा हूँ, इस तरह की कोई एक्टिविटी होने जा रही है, हो रही है, या आपसे हमें कोई सस्पेक्ट है, तो हम आपको ये कर रहे हैं। ये एक बेसिक एटिकेट या बेसिक कॉन्डक्ट है टूवर्ड्स द सिटीजन। देखें, आप भी तो सिटीजन है ना, आपकी भी जो हुकूक हैं, जो इंसानी, वो भी उतने ही इम्पोर्टेंस हैं दूसरे शहरी के भी। भले आपने कोई कमिट किया हो क्राइम, लेकिन आपके राइट्स तो स्टिल है ना, आपके वो वायलेट तो नहीं होने चाहिए ना। तो आपका जो सवाल है ना कि सर हमारे पाकिस्तान में इस तरह के लोग वो लगा लेते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। हमारे यहाँ तो ये है, जिसको जितना जहाँ दिल करता है तो वो बस वो अपने हिसाब से चौकी लगा के बैठा हुआ होता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। यस सर, समझ आ रही है। अब देखें, ये प्रोसीजर होता है। अब द सस्पेक्ट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड दे आर अंडर अरेस्ट एंड द रीजन फॉर इट। अच्छा, अब जब आप किसी को पकड़ते हो ना, यूके के अंदर एक चीज इस तरह की है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म देम, पुलिस की जिम्मेदारी है अगले बंदे को बताना कि अब आप अंडर अरेस्ट हो गए हैं, ठीक है ना। और उसको एक कॉशन देना है। कॉशन क्या है? यू डू नॉट हैव टू से एनीथिंग बट इट मे हार्म योर डिफेंस इफ यू डू नॉट मेंशन व्हेन क्वेश्चनड समथिंग यू लेटर रिलाई ऑन इन कोर्ट, एनीथिंग यू डू से मे बी गिवन इन एविडेंस। अब आपको भी एक पता है कि जब भी आप किसी पकड़ते हो किसी एट द स्पॉट बंदे को, तो उधर स्टेटमेंट्स ली जाती है आपसे। स्टेटमेंट टेकन बाय द पुलिस, एक स्टेटमेंट उस बंदे से ली जाती है अक्यूज्ड से। दूसरी आपको पता है स्टेटमेंट गिवन बिफोर द कोर्ट। पाकिस्तान के अंदर एक लॉ है, एस्टेब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि भाई जो स्टेटमेंट्स गिवन बिफोर द पुलिस हैज नो वैल्यू, बट एट द सेम एक्सटेंट द स्टेटमेंट गिवन बिफोर द कोर्ट इटसेल्फ वो आपकी एविडेंस है, वो आपकी वैल्यू है उस चीज की। कि भाई आप अगर कोर्ट के सामने कोई बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो आप होश हवास में दे रहे हैं। पुलिस के सामने जो बात करते हैं, पुलिस में भी आपको प्रेशराइज कर रही हो, अंडर ड्यूरेस हो, अंडर सर्टन प्रेशर हो। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो पुलिस उनको क्वेश्चन देती है कि भाई अगर आप इस तरह की कोई बात करोगे, कुछ भी इस तरह की चीज करोगे, सो वो आपके यस सर। डिफेंस को कल को हार्म कर सकती है। सो अब इधर जो है ना, ये एक बेसिक राइट है कि भाई जब पुलिस एक बंदे को पकड़ ले ना, अगला बंदा आपके किसी भी सवाल का जवाब ना दे, ही और शी विल रिमेन साइलेंट, तो उसकी भाई उसका राइट है। वो नहीं जवाब देना चाह रहा, उसकी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि वो आपको हर बात का, हर हर चीज का सवाल का जवाब दे। क्यों? क्योंकि उधर आप जो भी चीज एट द स्पॉट वो मेंशन करते हो, कहते हो, सो इट विल बी पार्ट ऑफ योर एविडेंस, स्टेटमेंट्स गिवन बिफोर द पुलिस। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। मोहम्मद अमजद आपके अलावा बाकी कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। सर, सर मुझे असल लगता है में मैं अटेंड सिर्फ आप अकेले की होनी है। सर असल में मैं खुद किसी के साथ ना कोई टच नहीं है सर, मैं ऑनलाइन हूँ ना, तो अच्छा, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है ना? कोई आपको मोहम्मद वकार ना? क्लियर है सर। अच्छा,
अब आते हैं पावर ऑफ डिटेंशन। आप जब किसी बंदे को डिटेन्ड करते हो, रोकते हो, रखते हो। गिव मी 1 मिनट। पावर ऑफ डिटेंशन वो क्या है? आफ्टर अरेस्ट पुलिस कैन डिटेन ए सस्पेक्ट फॉर क्वेश्चनिंग up to 24 hours for most offenses, but in at the crimes related to serious crime in which you can be detained for 36 hours. If the magistrate approved you, then you can detain the person for 96 hours. अब इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं। पाकिस्तानी लॉ कहता है कि भाई अगर आप किसी भी बंदे को पकड़ते हो, आपको लगा कि इसने कोई चीज़ की है या आपने पकड़ा है, तो विद इन ए 24 आवर्स यू हैव टू प्रोड्यूस हिम बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बिफोर द कोर्ट। वो पुलिस की जिम्मेदारी है 24 घंटों के अंदर उस बंदे को, अगर आपने जेल थाने में रखा है, थाने के 24 घंटों के अंदर ही आपने पकड़ने से लेकर पुलिस के 24 घंटों में आपने प्रोड्यूस करना है। ये रेस्ट बेसिक वो है। बट इन यूके की वो बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब किसी को डिटेंड करते हैं, पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद क्यों आप डिटेंड करते हैं? क्योंकि फर्दर फर्दर इंक्वायरी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे आप लेते हैं। फिर आपको अगर कोई चीज़ सुराग नया मिलता है तो गुड है, नहीं मिलता तो आप प्रोड्यूस करते हैं। फिर अगर आपको लगता है नहीं, अभी हमें इसमें मजीद इस चीज़ को खोलने की ज़रूरत है, मजीद एविडेंसेस मिल सकते हैं, तो आप पहले सीनियर ऑफिसर इफ अलाउ यू, देन यू कैन डिटेन हिम फॉर द 36 आवर्स। अगर आपको मजीद चाहिए, आपको 4 दिन 5 दिन चाहिए, 8 दिन चाहिए सपोज करें, देन आपको मैजिस्ट्रेट से अप्रूवल लेना होगा। फिर मैजिस्ट्रेट अगर आपको अप्रूव देता है तो आप 96 आवर्स तक रख सकते हैं। अब इसकी मैं मिसाल अगर आपको बिल्कुल कंपेरेटिव पाकिस्तानी एस्पेक्ट में समझाऊं, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिमांड का। एक होती है जुडिशियल रिमांड, एक होती है पुलिस रिमांड। पढ़ा है ना? जिस्मानी रिमांड पढ़ी है ना, फिजिकल रिमांड जिसको बोलते हैं। यस सर, पढ़ा हुआ है। अब वो रिमांड क्या होता है? सपोज करें आप को पुलिस ने कहीं एक जगह से पकड़ा, पुलिस ने 24 घंटे में आपको अदालत के सामने पेश कर दिया। अदालत के सामने जब पेश कर दिया तो अदालत को कहा कि सर, ये हम उसमें एक चालान प्रोड्यूस करते हैं। अब चालान की दो टाइप होते हैं, एक कंप्लीट चालान होता है, एक इनकम्प्लीट चालान होता है। पुलिस को लगता है कि हमें इससे और चीज़ें निकल सकती हैं और नए एविडेंसेस आ सकते हैं, नए लोगों का पता चल सकता है जो इनके साथ मुलविस थे। पुलिस अपनी पूरी बातें, रीजन, जस्टिफिकेशन करती है, देती है कोर्ट को। कोर्ट को लगता है वाकई में इस बंदे से अभी और चीज़ें निकल सकती हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह है, जो रिमांड की जो टाइम होता है वो टोटल 14 दिन है। लेकिन मोस्ट जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कहते हैं कि 14 दिन कंटिन्यूअस किसी बंदे को आप टाइम नहीं देते। उसकी एक इंटर वो होता है, उसका एक टाइम पीरियड है कि भाई आप पहले 2 दिन की रिमांड दो, फिर जैसे टाइम पूरा हो तो आप पुलिस के पास आओ। पुलिस उन बंदे को लेके आती है अदालत के पास कि सर हमने बहुत सर्च किया, डिगिंग की इस बंदे में कि भाई कोई नया एविडेंस मिले, लेकिन नहीं मिला, अभी भी हमें और ज़रूरत है। तो पुलिस अगेन आपको वो एक इंटरवल ऑफ टाइम, अगेन 2 या 3 दिन का टाइम देती है कि भाई आप अगेन इसको करें। तो मतलब टोटल जो मैक्सिमम टाइम है पाकिस्तान के अंदर रिमांड का वो 14 दिन का है। लेकिन 14 दिन कॉन्टिन्यूस कभी भी नहीं मिलता। 2 दिन मिला, फिर आपका टाइम पूरा हुआ, फिर 2 दिन मिला, इस तरह है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यस सर, क्लियर है सर। वकार, इजहार, यस सर। मोहम्मद वकार, आपकी आज आवाज़ बिल्कुल धीमी आ रही है। माइक में सर प्रॉब्लम होगा सर। अच्छा, आज आप लगता है आपकी तबीयत ऑफ है। नहीं नहीं, ठीक है सर। अच्छा, पावर ऑफ डिटेंशन के बाद
अब ये हम चीजें पढ़ रहे थे पावर्स ऑफ द पुलिस। जिस तरह पहले हमने ड्यूटीज पढ़ी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पुलिस, नाउ अथॉरिटी या पावर की पढ़ रहे हैं पुलिस की। द फोर्थ वन इज पावर टू इंटर एंड सर्च प्रेमिसेस। अब आपको भी एक चीज पता है कि पुलिस जो है ना, कुछ लोगों के घरों में, कुछ लोगों के, जिस तरह पाकिस्तान की मैं कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं तो डेरे पे, उनके जो घर के अंदर, उसके जो प्रॉपर्टी है, उसके बिजनेस वाली जो जगह है, उधर जो है ना वो चली जाती है सर्च करने। अब ये मेरा आपसे सवाल है, क्या ये कर सकती है? पुलिस के पास पावर है? सर विदाउट वारंट तो नहीं कर सकती, और अगर कुछ सम कंडीशन हो सर तब कर सकती हैं। हम्म। सर या तो वारंट होना चाहिए या फिर कुछ कंडीशंस ऐसी हो या कुछ बहुत बड़ा मसला हो सर, जैसे अभी सर अभी जैसे अभी मैं बता रहा था आपको सर, अपना कोई जैसे कोई सर कोई अपना रोबरी करके सर अचानक निकला है सर, कोई मतलब घर गया है, तो सर इस तरह की कुछ कंडीशंस में सर कर सकती है, अदरवाइज तो सर नहीं कर सकती। अच्छा, आप बिल्कुल इस तरह है, दो चीजें हैं। एक होती है अरे सर्च विद वारंट, एक होता है सर्च विदाउट वारंट। अब सपोज करें पुलिस को लगा, शक है कि यार इस घर के अंदर जो है ना कुछ चीजें इस तरह की इलीगल एक्टिविटी होती है, तो पुलिस कोर्ट से, अपने सीनियर ऑफिशियल्स की अथॉरिटी से वो लेके कोर्ट के वारंट से, कोर्ट से परमिशन लेती है, या अपने सीनियर ऑफिशियल से परमिशन लेके जाती है। फिर उस घर को, उस ऑनर को कहती है हमारे पास वारंट है कोर्ट के, जिसमें कहा गया है कि आप ये सर्च कर सकते हैं। तो जो है ना, अब अच्छा, अब ये शक है उनको, ये इस तरह की चीज है। अब विदाउट वारंट पता है कहाँ जा सकते हैं? जहां आपको लगे कि जहां जिस तरह नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हो रहे हो, या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जिस तरह की जितनी भी चीजें आती हैं ना, वो आपको लगे इस तरह की एक्टिविटी कहीं हो रही हैं या इस तरह की चीजें हैं, देन यू आर गेटिंग द अपना नॉन नॉन वारंट फ्रॉम द कोर्ट। तो कोर्ट आपको इशू करती है, फिर आप जाके कर सकते हो। वो सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि भाई, अब जिस तरह वो कहता है कि पुलिस को सेक्शन 17 अलाउ करता है विदाउट ए वारंट आप जा सकते हैं जहाँ किसी को, आप लोगों को कोई नुकसान हो रहा हो, या टू कैप्चर सस्पेक्ट और प्रिवेंट एस्केप, या टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। अब देखें देखें, एक और मैं बात बताऊं। बैंक के अंदर लोग चोरी कर रहे हैं, पुलिस देख रही है। अब पुलिस कहती है हमारे पास तो वारंट नहीं है इसको गिरफ्तार करने का, हम पहले जाके वारंट लेके आए। नहीं, लॉ, रूल्स रेगुलेशन अलाउ करते हैं कि इस तरह की कोई सीरियस चीज हो, पुलिस हैज ऑटोमेटिकली अथॉरिटी टू अरेस्ट देम विदाउट वारंट। फर्स्ट थिंग। इसी तरह जब आपने कोई प्रेमिसेस सर्च करनी है, इफ पुलिस थिंक्स फिट कि भाई इस तरह की कोई चीज है, टू गेट द, जरूरत नहीं है टू गेट द वारंट फ्रॉम द कोर्ट, विदाउट वारंट वो जो चीज है, आप विदाउट वारंट यू हैव द गिवन अथॉरिटी, आप कर सकते हैं। ये सेक्शन 17 आपका कहता है। क्लियर है सर। अब उसमें एक बात, नीचे एक बात कर रहा है, टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। अगर आपको लगता है कि एक घर के अंदर कोई इस तरह की चीज हुई है और बंदे एविडेंसेस को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे, मिटिगेट कर देंगे, तो पुलिस विदाउट वारंट उस घर में जाती है, उसके कलेक्शन ऑफ एविडेंस करती है, ताकि उन लोगों को, आगे चले लोग हैं तो उनको अरेस्ट भी करे। अगर उस जगह में गई है ना विदाउट वारंट, सो पुलिस हैज द सफिशिएंट पावर, सफिशिएंट रीजंस, उस बुनियाद पे हो जाती है। तो basically this concept of warrant or without warrant, it pertains to the situation, it depends on the circumstances। जिस तरह की जो चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंगली यू विल प्रोसीड। क्लियर है सर। नाउ, पावर टू यूज रीजनेबल फोर्स। पावर टू यूज रीजनेबल फोर्स बेसिकली ये है कि भाई, जो पुलिस को फोर्स, एक पावर दिया गया है, उसमें आपने फोर्स का कितना एक इस्तेमाल, जिस तरह होता है ना कि रीजनेबल इस्तेमाल होता है, वो क्या है? पुलिस कैन यूज रीजनेबल फोर्स टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ
or others. One thing. Secondly, conduct lawful arrest or searches. Third one, prevent escape or maintain order. The fourth one is excessive force is prohibited and may result in disciplinary action or legal consequences. अब वो चार ऐसी बातें करता है कि पुलिस के पास जो अपनी ताकत है, तो पुलिस हमेशा अपने उस ताकत का इस्तेमाल या तो किसी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी, या अपने आप को बचाने के लिए, वो प्रोटेक्ट करने के लिए उस अपनी फोर्स का रीजनेबल यूज करेगी. Secondly, you are using the reasonable force when you are conducting the lawful search or arrest of anyone. You have to use the reasonable force. थर्ड वन, escape. अगर कोई बंदा भाग रहा है, आप उसको रोकने के लिए कोई भी reasonable force यूज कर सकते हैं. Fourth one is to keep the maintain and law and order situation. दूसरी बात करता है, अगर कोई भी बंदा एक्सेसिव फोर्स यूज करेगा, बियॉन्ड अपनी रीजनेबल हो जाएगा, बियॉन्ड अपनी वो पावर्स जाएगा, तो उसका क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है उनके ऊपर, और उसके ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी उस पुलिस वाले के ऊपर हो सकते हैं. तो पावर टू सीज एंड रिटेन प्रॉपर्टी में पुलिस कैन सीज आइटम्स बिलीव टू बी स्टोलन और अनलॉफुली ऑब्टेन्ड, used in committing a crime, evidence relevant to an ongoing investigation. अब पुलिस कौन सी चीजें, कौन सी प्रॉपर्टी को सीज या रिटेन कर सकती है, तो वो कहता है कि पुलिस हैज गिवन द अथॉरिटी, कि भाई पुलिस को लगता है ये गाड़ी चोरी की है, तो पुलिस, या अनलॉफुली ऑब्टेन की गई है कोई भी चीज, कोई मटेरियल, कोई ऑब्जेक्ट, तो पुलिस उस चीज को सीज कर सकती है अपने पास. दूसरी, अगर कोई ऐसी चीज और ऐसी ऐसा मटेरियल, ऐसा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है कमिटिंग ए क्राइम, तो पुलिस कैन आल्सो सीज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या जो भी वो जब मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि कोई ऐसी चीज, ठीक है ना, गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, कोई चीज, वेपन हो सकता है. तीसरी, एविडेंस रिलेवेंट टू एन ऑनगोइंग एविडेंस इन्वेस्टिगेशन. अगर कोई ऐसी चीज है जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके रिलेवेंट है, कोई भी रिलेवेंट दो तरह के हो सकता है, एक नियर रिलेवेंट, एक फॉर रिलेवेंट. तो किसी भी चीज को पुलिस कैन सीज फॉर पर्टिकुलर टाइम, ये उसको रिटेन कर सकती है, उस प्रॉपर्टी को, उस चीज को. ठीक है ना. हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, वो है कि पावर टू टेक बायोमेट्रिक डेटा. अब पुलिस जब भी इस तरह के जो एट द जो कहते हैं ना प्लेस ऑफ अकरेंस जो होती है, उस पे पुलिस क्या करती है, आपको पता है, फिंगरप्रिंट्स लेती है, फोटोग्राफ्स लेती है, डीएनए सैंपल्स. ये क्यों लेती है? ये इस वजह से ताकि इन फ्यूचर हमें इन चीज़ों की काम आ सके. या दूसरा, फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ्स, जो डीएनए सैंपल्स लेते हैं जस्ट टू, एक तो उस सस्पेक्ट अगर भाग गया है या जो अक्यूज्ड भाग गया है, तो उसको इन चीज़ों की मदद से आप उस तक पहुंच सकते हैं. वन थिंग. सेकंड थिंग, आप इनका जो डेटाबेस है अपने पास रखते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. थर्ड चीज़ ये है कि भाई आपकी ये चीज़ें जो है ना, ये एविडेंसेस आपके कोर्ट में काम आते हैं. समझ रहे हैं इस चीज को? यस सर, समझ रहे हैं. अच्छा, अब आते हैं सेफ गार्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी. अब बेसिकली देर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन. जिस तरह देखें, आप आपको जब मैं चोरी की पाकिस्तान में बात करूं, तो ऑटोमेटिकली रिलेवेंट लॉ इज पाकिस्तान पीनल कोड. जब रिलेवेंट लॉ पाकिस्तान पीनल कोड आता है, तो ऑटोमेटिकली उसका जो क्रिमिनल जो सीआरपीसी है, वो भी आपका उसके साथ रिलेट होता है. जब वो साथ होता है, तो फिर आपका एक और पुलिस रूल्स, पुलिस ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, ये चीजें भी आ जाती हैं. इसी तरह यूके के अंदर कौन से ऐसे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो इन चीजों को डील करते हैं, या जो ओवरऑल पुलिस की सिस्टम को देख रही होती हैं. एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है जिसको बोलते हैं पैक, PSCE. ठीक है ना. ये क्या करता है? ये सेट क्लियर्स गाइडलाइन फॉर पुलिस कॉन्डक्ट, सर्चेस, अरेस्ट एंड डिटेंशन. इसका बेसिक काम यह है कि भाई पूरी एक डिटेल्ड गाइडलाइन दी गई है. जिस तरह आपने एक चीज देखी होगी, हाई कोर्ट्स के पाकिस्तान में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हाई कोर्ट के वो हैं,
वो बताते हैं कि सिविल कोर्ट इस तरह काम करेगी, सिविल कोर्ट्स की ये चीजें होंगी, ऑब्लिगेशन। अब मतलब मैं ऑब्लिगेशन से मुराद है वो पर्टिकुलर एक एक चीज को डिफाइंड होते हैं हाई कोर्ट्स रूल्स में। इसी तरह दिस code of practice basically clearly outlined the conduct, searches, arrest and detention of police। एक गाइडलाइन है पुलिस के लिए। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पुलिस रूल्स हैं, पुलिस रूल हर चीज बताते हैं, इसी तरह यहाँ यूके में ये है। उसके बाद सेकंड चीज है इंडिपेंडेंट ऑफिस और पुलिस कॉन्डक्ट, आईओपीसी बोलते हैं। इसका काम है इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स एंड मिसकॉन्डक्ट। जितनी भी जो इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स हैं या मिसकॉन्डक्ट बाय द पुलिस है, कुछ भी चीजें होंगी, इट विल बी, जो वो कहते हैं डिस्कस्ड या इट विल बी शोन, ये आपके इस चीज के अंदर होंगी। थर्ड वन, जुडिशियल ओवरसाइट मींस कि कोर्ट रिव्यू द लीगैलिटी ऑफ पुलिस एक्शन इन इंडिविजुअल केसेस। समटाइम आपको भी पता है पुलिस पाकिस्तान में, अब आपको मैं जब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट मेक इट वेरी क्लियर इजी करने के लिए आपको बता रहा हूँ। जुडिशियल ओवरसाइट से मुराद है, अब पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं, पाकिस्तान में एक पुलिस वाला आपके ऊपर एक एफआईआर काट लेता है। अब उस एफआईआर में इसकी मेलाफाइडी इंटेंशन है जस्ट टू के कॉन्स्पायरेसी क्रिएट करके आपको फंसाने के लिए। अब जब वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट देखती है सब एविडेंसेस को, सब पूरे ट्रायल को, कोर्ट को लगता है कि इस बंदे को एक इंटेंशनली मेलाफाइडली फंसाया गया है बाय द पुलिस। तो पुलिस उस एक्शंस को, पुलिस के एक्शंस को कोर्ट क्या करती है, रिव्यू करती है, देखती है कि लीगैलिटी ऑफ पुलिस एक्शन, कि भाई पुलिस ने किस हद तक, किस तरह, किस चीज़ों को वो किया है। अब इस सिचुएशन में ये होता है, ये जो आईओपीसी आपका जो इदारा होता है, वो इसको भी देखता है कि भाई अगर कोई बंदा जो अपने मिस यूज ऑफ पावर करेगा, इस तरह की करेगा, सो उसकी फिर क्या होती हैं कॉन्सिक्वेंसेस। या तो दो तरह के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, या तो वो सस्पेंड हो जाता है, या तो फाइन प्रोवाइड करता है, या तो वो फिर वो कहते हैं ना कि आपके ऊपर जो चार्जेस होंगे विद रिगार्ड विद रिलेवेंट टू द जो लॉ, फिर वो यू विल फेस इट। Fourth one is Human Rights Act 1998. It basically related to the fundamental rights which are given by the state, which are given by आपको जो दिए गए हैं आपके बेसिक राइट्स, उसकी इंश्योरिटी पुलिस की जिम्मेदारी है, उनकी कंप्लाइंस पुलिस करती है। कहता है ensures police actions comply with the fundamental rights such as liberty, freedom from discrimination। कहता है कि आपको जब भी अरेस्ट करती है पुलिस, डिटेंड करती है, स्टॉप या सर्च करती है, एट द टाइम यूर फंडामेंटल राइट्स should not be violated by the actions of police on the basis of any discrimination or whatsoever। तो दीज आर द बेसिक, जो जिसको हम कहें ना कि बाकी प्रीवियस मैंने आपको बताए हैं लॉज, तो ये आपके कुछ कोड ऑफ वो हैं जो बेसिकली इसकी, जिसको आप कह सकते हैं सेफ गार्ड्स या अकाउंटेबिलिटी। पुलिस इज अकाउंटेबल बिफोर दीज इंस्टीट्यूशंस। सर ये केस है टेलर वी चीफ कांस्टेबल ऑफ थेम्स वैली पुलिस 2004। सर is an important case in the context of the police power of arrest, especially regarding whether the police acted within their authority when arresting a person without a warrant. Here is the outline of the court ruling and the power involved. सर इसके अंदर सर पुलिस की गिरफ्तारी के इख्तियारात के तनाज़ुर में सर एक ये अहम केस है। ख़ास तौर पर इस हवाले से क्या है, पुलिस ने बगैर वारंट किसी शख्स को गिरफ्तार करते अपने इख्तियारात के अंदर काम किया था। तो सर अदालत के फैसले और पुलिस के इख्तियारात का सर इसमें सर इन्होंने कोर्ट रूलिंग दी हुई है। जी जी। सर इसमें सर द कोर्ट रूल इन फेवर ऑफ पुलिस फाइंडिंग दैट द अरेस्ट वाज लॉफुल अंडर द पावर कॉन्फर्ड बाय द पुलिस and Criminal Evidence Act 1984 pays the court held that the police had reasonable ground to believe that claimant had committed an offense। सर कोर्ट ऑफ पुलिस के हक में फैसला सुनाया था सर इसमें, और ये मालूम करते हुए कि सर गिरफ्तारी पुलिस एंड क्रिमिनल एक्ट
एविडेंस एक्ट सर 1984 के इख्तियारात के तहत कानूनी थी सर। सर अदालत ने कहा था सर कि पुलिस के पास ये की मकबूल बुनियादें भी मौजूद थी सर कि मुद्दई ने जुर्म किया है। सर मैं मुझे ठीक थोड़ा फैक्ट्स बताएं ना। मुझे आई एम टोटली गेटिंग योर पॉइंट्स, बट काइंडली कैन यू गिव मी द बैकग्राउंड ऑफ फैक्चुअल चीज़ों के पास। ओके सर। फैक्ट्स क्या थे केस के? फैक्ट्स मतलब कि कॉल क्या, काम क्या था, बात क्या थी और एक सेकेंड। एक मिनट। आराम से टेक योर टाइम, बट काइंडली मुझे बताइएगा। हेलो जी। उस्मान। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी। मोहम्मद वकार। सर, ये जो है ना टेलर, इसने एक किसी ने मुजाहरे में शिरकत की थी, अपनी वालदा के साथ पथराव वगैरह किया था, जिसकी वजह से ना पुलिस ने इनको अरेस्ट किया था। उनके पास इनकी वीडियोस वगैरह तफसील से मौजूद थे। सही से बताएं, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है प्लीज़। तो ये जो टेलर था, ये 10 साल का लड़का था, जिसने अपनी वालदा के साथ ना एक मुजाहरे में शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने पथराव वगैरह किया था। और पुलिस के पास इनकी वीडियोस और है ना फोटोग्राफ्स मौजूद मौजूद जिसके ब्याह पर पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। बताते जाएं। तो इसके बाद है ना जो टेलर था, इसने कहा कि मेरी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। तो मोहम्मद वकार, आपकी कोर्ट ने आवाज़ उस तरह क्लियर नहीं है। काइंडली अगर आप क्लियर कर देंगे तो। देखें, मुझे 2 से 3 चीज़ें बताएं। सबसे पहले तो केस के फैक्ट्स बताएं कि केस में हुआ क्या है, कौन प्लेंटिफ है, कौन डिफेंडेंट है, आई मीन द पिटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट। सेकेंडली, यू हैव टू टेल मी द इश्यूज इन द केस। उसके बाद आप मुझे बता दें कि भाई कोर्ट की ये वर्डिक्ट है, कोर्ट की ये जजमेंट है। सिंपल। सर जो क्लाइमेट था वो मिस्टर टेलर था सर।
क्लेमेंट, ठीक है, जो क्लेम लेके आया, ओके। जी सर। सर वो सर सर को अपना सर वो अपना इन्वॉल्व था सर, वो पुलिस के साथ सर किसी हरकत में सर, सर जहाँ पे सर ये गूगल पे शो कर रहा है। कौन? जी जी बताएं, जी जी, आपको जो समझ में आ रही है आप वो बताएं मुझे, बिल्कुल आप अपनी बात मुकम्मल करें। तो सर वो फिर सर जो भी सर वहाँ की पुलिस बॉडी थी, उन्होंने सर निगरानी की है सर, उन्होंने सर इसकी शिनाख्त की और सर इस पर शुबा था, और सर वो पब्लिक ऑर्डर के किसी जुर्म में मुलविस हैं सर, जो भी है ये सर, ये टेलर है सर। और सर उन्होंने अब अपना सर अपना सर पब्लिक में अपना सर मेंटेन रखने के लिए सर अमन वगैरह कायम बरकरार रखने से मुतल्लिक एक कोई मुजरिमाना कोई सर काम किया सर। उस एक सेकेंड। बाकी उन्हें नहीं पढ़ा, बाकी किसी ने? सर इसमें ये है सर कि सर जब अपना सर पुलिस ने सर उससे सर जब राब्ता किया सर, उसके बाद उसे पब्लिक ऑर्डर के सर जुर्म में अफसरान ने सर गिरफ्तार कर लिया, हालांकि सर इस उस वक्त इस उसे हकीकत में सर कोई जुर्म करते हुए नहीं सर देखा गया था सर। ओके, ठीक है। तो सर फिर सर क्या साबित क्या हुआ कोर्ट में फिर? सर एक सेकंड मैं बताता हूँ सर। उसमें सर ये हुआ मोहम्मद वकार, इजहार अहमद, कैन यू स्टेट मी द फैक्ट्स ऑफ द केस? मोहम्मद वकार, ये सर। काइंडली मुझे बताएं। सर जी, इस केस में जो टेलर था ना, 10 साल का लड़का था, इसने पब्लिक प्लेस में ना तो पथराव वगैरह जैसा की एक्टिविटी की थी, उसके लिए आपने पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। और जो एविडेंस मतलब है कि इनके पास, पुलिस के पास इनकी वीडियोज और स्केच वगैरह जो है एज एविडेंस थे, दिस विल बी आफ्टर इनको अरेस्ट कर लिया। इश्यू क्या था इस केस में? जी सर। इश्यू बता दें। सर इसमें इशू इशू ये था। जी मोहम्मद मोमजद। उसने सर की थी कि सर मुझे कि सर गैर कानूनी सर गिरफ्तार किया गया है सर, बगैर किसी वारंट के। हम्म। तो सर बिल्कुल ठीक है। उसमें सर सर उसमें सर अदालत ने सर कहा अपना सर कहा था कि सर पुलिस को सर अपना गिरफ्तार करते हुए सर इन सम कंडीशन में सर जरूरत नहीं है, क्योंकि सर जो पेस एक्ट है जी 1984, इख्तियार उन्होंने उसके इख्तियारात के तहत कार्रवाई की थी, और अदालत ने कहा कि अ, पुलिस के पास पुलिस के पास सर पुलिस के पास वजह थी कि सर कि मुजरिम ने सर ये जुर्म किया है।
सर इस पुलिस ने जुर्म किया है मतलब। नहीं नहीं सर, पुलिस को सर यकीन था कि सर उसने जुर्म किया है। हम्म। तो अब मेरा इधर सवाल है कि वो क्या स्पेसिफिक पॉइंट क्या था जिसको हाईलाइट किया है कि लगा कि ये वाकई में है। सर क्या लगा? कोर्ट को लगा कि वो जो क्लेमेंट था उसने उसके ऊपर जो अरेस्ट किया वो लॉफुल था। सर एक सेकेंड सर, उसमें सर यही चीज थी कि सर वो जो सर इनका जो सर पेस एक्ट है सर, सर उसके अंदर इनके पास सर पावर है सर, ये सर बगैर वारंट किसी को सर अरेस्ट कर सकते हैं सर। अच्छा, ठीक है। और गिरफ्तारी के लिए सर अदालत ने सर अपना मकबूल बुनियादी थी सर, अदालत ने जायजा लिया कि पुलिस के पास ये यकीन करने के लिए मकबूल बुनियादी है कि मुद्दई ने जुर्म किया है। अदालत ने सर अपने सर नतीजे में बताया कि सर गिरफ्तारी के लिए कानूनी होने के लिए काफ़ी बुनियादी हैं सर। बगैर वारंट गिरफ्तारी के लिए मुतलका कवानीन के तहत पुलिस अफसरान को इख्तियारात हासिल हैं कि वह मखसूस हालात में बगैर वारंट के अफराद को गिरफ्तार कर सकते हैं, ख़ास तौर पर जब उन्हें माकूल शुबा हो या कुछ शक हो या कि किसी ने जुर्म किया हो। यस, एग्जैक्टली। हम्म। बिल्कुल सही है, बिल्कुल, यू आर टोटली राइट। सर इस फैसले में सर पेस एक्ट के तहत वारंट के गिरफ्तार करने के सर पुलिस इख्तियार के दायरा कार के अंदर जब तक सर इनके पास ये शक करने के लिए सर मकमूल बुनियादें हों कि कोई शख्स मुजरमाना सरगर्मियों में मुलविस है, तो उसने सर इस बात पर जोर दिया कि जब पुलिस अफसर को अपने शक की हम्म। जी। देखिए तो एक ये। सर उन्हें गिरफ्तारी करने के वक्त मुकम्मल सबूत फराहम की करने की सर ज़रूरत नहीं है। सर केस में ये भी बताया गया है कि सर पुलिस के इख्तियारात के दरमियान जी जी। ये सब बताया गया है कि सर इस सूरत में पुलिस अपने पास मौजूदा हकाइक की बुनियाद पर गिरफ्तारी अमल लाने के हक में थी, और वो इस सिचुएशन के अंदर किसी को भी बगैर वारंट अरेस्ट कर सकती है सर। हमने चीज़ों को, पावर्स को पढ़ी हैं, पुलिस की ड्यूटीज को पढ़ी हैं पुलिस की। अब मजीद उसको इलाबोरेट करने के लिए हम उसको इन पढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई पुलिस के पास पुलिस पावर हैं, वो कौन से हैं। जिस तरह भाई पुलिस अब हर बंदे को नहीं रोक सकती। पुलिस उन लोगों को उनकी स्टॉपेज या सर्च ऑफ द कार कर सकती है जिन पे सस्पेक्ट हो। दीज आर द सर्टन सर्कमस्टेंसेस, वन थिंग। सेकंड थिंग, जिसको आम अल्फाज में मुखबरी बोलते हैं, अगर किसी गाड़ी की बंदे की होती है तो उन चीज़ों में उनकी वो कर सकते हैं। अब ये जो पावर गवर्न बाय कहाँ से ये आते हैं, ये लेजिस्लेशन प्रोवाइड करती है। जिस तरह हमने पढ़ी थी पहली चीज, पुलिस जो क्रिमिनल एविडेंस एक्ट है 1984 का वो भी प्रोवाइड करता है। साथ में आपका टेररिज्म एक्ट है 2000 का, वो भी आपको इस तरह की पावर्स ग्रांट करता है कि भाई आप ड्रग्स, वेपन, स्टोलन गुड्स, इस तरह की जो सरकमस्टेंसेस या इस तरह की जो इलीगल आइटम्स, जब भी आपको इस तरह की चीज़ों पे सस्पेक्ट हो, देन यू हैव द पावर टू स्टॉप एंड सर्च द इंडिविजुअल और द कार्स, या जो भी आप स्टॉपेज या सर्चिंग करना चाहें। अब उसके अंदर देर आर सर्टन कंडीशन गिवन टू द पुलिस कि इन कंडीशन इन सर्कमस्टेंसेस, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगेन वंस हम उस चीज़ को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट। तो भाई रीजनेबल जस्टिफिकेशन या रीजनेबल ग्राउंड्स होना ज़रूरी है। द पुलिस ऑफिसर मस्ट हैव ए क्लियर ऑब्जेक्टिव रीजन फॉर सस्पेंशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स और इंटेलिजेंस। अगर किसी बंदे को, जिस तरह मैंने कहा, आप रोक रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो एटलीस्ट
यू शुड हैव सम सस्पेक्ट, ठीक है, सम सस्पेंशन, अपना या तो इंटेलिजेंस की कोई इस तरह की इंटेलिजेंस बेस्ड आपको कोई इत्तला मिली हो, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर द जस्टिफाइबल रीजनेबल ग्राउंड्स यू कैन स्टॉप और सर्च एनीवन। अब वो कहता है सर्च की कौन सी टाइप होती है। सर्च की देयर आर टू टाइप, या पर्सनल होती है या व्हीकल सर्च होती है। या आप किसी भी इंसान को पर्सनल सर्चिंग करेंगे या उनकी गाड़ी की करेंगे। द ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म द इंडिविजुअल ऑफ द रीजन फॉर द स्टॉप एंड सर्च, दे मस्ट गिव ए रिकॉर्ड ऑफ द सर्च। अब ये जब सर्च करते हैं ना, तो एटलीस्ट आप अपने आप को, इंडिविजुअल को वो रीजंस बताते हैं, अपडेट करते हैं, उस बंदे को नोटिफाई करते हैं। अब उधर एक लॉ है, इक्वलिटी एक्ट 2010 का, which provides the safeguards against discrimination, requiring the police ensure their actions are not racially or otherwise biased। समटाइम होता ये है कि अब अगर अगला बंदा आपकी कास्ट का नहीं है, आपके शहर का, इलाके का, आपकी ज़ुबान का नहीं है, तो यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, यू कैन नॉट, आप बायसनेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसको कौन पीछे से बैक करता है, इक्वलिटी एक्ट, 2010 का है, वो प्रोटेक्ट करता है कि भाई पुलिस कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनीवन। क्लियर है। अब बात एक आती है पावर ऑफ अरेस्ट। अ पावर ऑफ अरेस्ट में देर आर सर्टन कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर अरेस्ट। अब वो पहली कंडीशन ये है, द पुलिस ऑफिसर मस्ट रीजनेबल ग्राउंड टू सस्पेक्ट दैट ए पर्सन हैज कमिटेड, कमिटिंग और विल कमिट एन ऑफेंस। ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन इज रिगार्डिंग द, या तो एक बंदे ने जिसके ऊपर सस्पेक्ट हो, या तो कमिट कमिट कर चुका हो, या कमिटिंग कर रहा हो, या कमिट करने जा रहा है, तो उनको आप क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं एट द स्पॉट, यू हैव द पावर। सेकेंडली एक चीज दी गई है, अरेस्ट विदाउट ए वारंट इज परमिटेड, however for certain offenses the police may require a warrant to arrest someone। अब कुछ इस तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं, जिसको अगर मैं बात करूं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, इन इन दीज सर्कमस्टेंसेस, इन दीज कंडीशन, पुलिस कैन अरेस्ट देम विदाउट ए वारंट, बट it's some other type of offenses police is required to get the permission from the court or from the higher officials, या जो उनकी seniority के जो लोग हैं उनसे, to get the permission and then you can arrest with the warrant। सो अरेस्ट की ये, अरेस्ट जो टिपिकली कैरिड आउट इफ द सस्पेक्ट में क्यों आप करते हैं, क्योंकि या तो वो भाग ना जाए, ठीक है, या तो वो डिस्ट्रॉय ना कर दे एविडेंस को, या जो है ना कंटिन्यूइंग कमिटिंग द ऑफेंस, या वो कमिट को अपना उस चीज को कंटिन्यू कर रहा होता है, उस चीज को अपना ऑफेंस को। तो इन चीजों को स्टॉपेज करने के लिए, उनको वो करने के लिए पुलिस आपको अरेस्ट करती है। बेसिकली दिस इज द बेसिक रीजन फॉर अरेस्टिंग, के भाई या तो वो बंदा भाग जाएगा, या वो एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा, या वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर रहा होगा अपने कमेंट को, इस वजह से। क्लियर। यस क्लियर है। A procedure, the officer must inform the individual, as we have already discussed about, that police officer will inform to the person to whom the police officer is arresting, they're giving the reason and informing about, या जिसको जिसको इंट्रो बोलते हैं, वो इंट्रो कराना कि भाई नाउ यू आर अंडर अरेस्ट, एंड इंडिविजुअल मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द राइट टू साइलेंस and the right to legal representation at the earliest opportunity। These are certain basic legal rights and certain other rights of जो अक्यूज्ड है, या जो बंदा है जिसको अरेस्ट किया गया है,
कि भाई उसका राइट है कि भाई उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे प्रोवाइड की जाए। उसका राइट है अपने वकील से बात करना, अपने घर वालों से बात करना, कोई अच्छे वकील से डिस्कस करके टू अपने आप को उससे निकालना। सेकेंडली, ही हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट, टू नॉट गिविंग द आंसर टू द पुलिस ऑफिशियल। दिस इज द राइट ऑफ दैट पर्सन। आप उसको कंपेल नहीं कर सकते टू टेल ईच एंड एवरीथिंग। अब जिस तरह हमने पहले भी एक चीज पढ़ी थी, जो पुलिस आफ्टर अरेस्टिंग, व्हाट आर द requirement, what are the procedure, the police can detain that person for 24 hours minimum आफ्टर, मतलब वो उसके ऊपर क्या करती है, उस विदाउट चार्जिंग दैम। अब उसको फिर प्रोड्यूस करती है कोर्ट के सामने। इफ द पुलिस रिक्वायर्ड सर्टेन अदर टाइम उससे, तो फिर 36 या 96 आवर्स की उनको एक मोहलत दी जाती है कि पुलिस को कि आप अभी मज़ीद इससे इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं, मज़ीद कोई चीज़ निकल सकती है। बट दिस कैन बी इन द वेरी सीरियस नेचर ऑफ केसेस, लाइक टेररिज्म के केसेस हो गए या रिलेटेड जो केसेस हो गए। इन दीज टाइप ऑफ केसेस, पुलिस keep या पुलिस डिटेन द पर्सन मोर देन 24 आवर्स। ये आ गया आपका आफ्टर अरेस्टिंग द पर्सन। पुलिस पावर्स आफ्टर अरेस्ट। अब पुलिस की जो पावर्स की, जिस तरह हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, द पुलिस कैन टेक द फिंगरप्रिंट्स, पुलिस कैन टेक द फोटोग्राफ, पुलिस कैन टेक द डीएनए samples, and police has the power to seize personal belongings with that person or with the जो व्हीकल की हैं फॉर एविडेंस, मजीद उस चीज़ के लिए उसको आप 24 आवर्स तक उस बंदे को रख सकते हैं। उनकी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, यू आल्सो कैन डिटेन, यू आल्सो कैन कीप और सीज दोज पर्सनल बिलोंगिंग्स। सेफगार्ड्स, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड इन। अब एक और चीज़ है, जब आप किसी बंदे को पकड़ते हैं, अगले बंदे को इंग्लिश नहीं आती सपोज करें, सो द पुलिस इंटरप्रेटर का भी रोल प्रोवाइड करेगी अगर उसको आती है इंटरप्रिटेशन, या वो अपनी बात कम्युनिकेट करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है। सो अगर इंटरप्रेटर की ज़रूरत है तो वो उसको बुला के उस जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसको बताएंगे कि भाई आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं, इस बात पे किया है, इस चीज़ की वजह से किया, ताकि अगला बंदा उसको समझ में आए कि ये अभी जो आपको मैंने एक केस ला दिया था टेलर वाला, उसमें यही एक बात थी कि वो जो टेलर था वो अपनी वालदा के साथ जो जा रहा होता है एक प्रोटेस्ट के साथ, तो अब उसने पुलिस आई है उसको क्या करती है, उसको अरेस्ट करती है। क्वेश्चन आया कि वाया कि पुलिस अरेस्टेड हिम लॉफुली और नॉट। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन विद दैट, प्लीज 1 मिनट देना। अच्छा, अब सेफ गार्ड्स में इस तरह है कि एक तो वो जो बात कर रहा है ना पुलिस वाला, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना, इट इज़ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस बंदे को होना ज़रूरी है अगले को। अगर उसको बात समझ में नहीं आ रही, अगर इंटरप्रेटर जो द पर्सन जो उसको नहीं समझ पा रहा, तो उसको वो बुला के उसको आप समझाएं, बताएं। ठीक है। एक और चीज दूसरी थी कि नोटिफिकेशन ऑफ डिटेंशन टू ए फैमिली मेंबर और फ्रेंड। भाई उसकी फैमिली को, उसके दोस्तों को, या जिसको भी वो बंदा कहता है, तो उसको यू हैव पुलिस हैज टू अपडेट देम कि भाई वी हैव डिटेन्ड, वी हैव अरेस्टेड दैट पर्टिकुलर पर्सन। दूसरा, एक्सेस टू मेडिकल केयर इफ रिक्वायर्ड। अगर उस बंदे को मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल रिक्वायरमेंट है किसी भी मामले में, सो पुलिस हैज टू प्रोवाइड द मेडिकल एड एट द फर्स्ट इंस्टेंट। तो समझ रहे हैं आप एक बात को, मोहम्मद वकार, मोहम्मद मुजम्मिल? यस सर, समझ आ रही है। बेसिकली एक ही बात है, ये आपका असाइनमेंट का एक टॉपिक था, असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं बड़ा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ में आए। आप जब अपने असाइनमेंट करेंगे, सो एक सिनेरियो आपको प्रोवाइडेड है, उस सिनेरियो में सारी ये इस तरह की चीज़ें हैं, सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट वाइल
डूइंग योर असाइनमेंट। ये उसके रिगार्डिंग थी, इस वजह से मैं बड़ा इन डेप्थ आपको पढ़ा रहा था। अच्छा, हम जिक्र कर रहे थे कि ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ पुलिस में ना, जब भी पुलिस किसी बंदे को पकड़ती है तो एट द टाइम द पर्सन हैज द बेसिक राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस फॉर देयर अरेस्ट एंड क्वेश्चनिंग। एक चीज, द सेकंड थिंग, द इंडिविजुअल हैज द राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। अब बेसिकली वो बात ये कर रहा है कि भाई अगर जब भी पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, एट द टाइम एट द इंस्टेंट पुलिस हैज टू इन्फॉर्म दैट पर्सन आपको हम क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, उसका जो ऑफेंस है, जो उसका जुर्म है, जो उसका गुनाह है, उसके बारे में उसको अपडेट करेगी। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, वो जो बंदा है जिसको अरेस्ट कर लिया है या कर रही है, वो अगर ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी रिमेन साइलेंट रहता है ना, तो विच इज द बेसिक राइट। उसकी मर्जी है, आप उसको वो नहीं कर सकते। क्यों? उसकी रीजन ये है क्योंकि जो बयान या जो स्टेटमेंट होती है ना बिफोर द पुलिस, तो वो पुलिस वो ताकि उसका वो पार्ट ना बने एविडेंस का। इसीलिए कहते हैं कि साइलेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट देम इन कोर्ट लेटर डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। तो बेसिकली उस बंदे को ये कहा गया है, या उसके लिए ये एक बेसिक राइट है कि भाई जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है, पुलिस पकड़ती है, अगर आप साइलेंट रहना चाहते हैं, यू डोंट वांट टू आंसर एनी आप दोज क्वेश्चन टू द पुलिस, सो यू कैन नॉट, आप ना दें, आपकी मर्जी है। ठीक है ना? उसकी रीजन ये, अगर आप उस तरह कोई भी स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, कोई भी चीज देंगे, तो होगा ये दोज आंसर्स गिवन बाय दैट पर्सन विच विल बी द पार्ट ऑफ एविडेंस, ये हो जाता है, या वो कोर्ट में कल को प्रोड्यूस किया जाता है बाय द पुलिस कि इसने हमें ये बात की थी। तो क्लियर है यहाँ तक ये चीज? यस सर, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है राइट्स ऑफ द सस्पेक्ट्स। अब जिस तरह पहले हमने पढ़ी है ना ड्यूटीज एंड पावर्स पुलिस के, अब सस्पेक्ट मीन्स कि जो मशकूक बंदा है, जिसको पुलिस ने पकड़ा है, पकड़ रही है, या पकड़ चुकी है, उसके कुछ राइट्स हैं। अब उसको हम थोड़ा ओवरव्यू करेंगे, देखेंगे कि वो बेसिकली बात क्या करता है। अब उसमें जो पहली बात है वो है कि राइट टू रिमेन साइलेंट, विच आई हैव ऑलरेडी ब्रीफ्ड यू, लेकिन फिर अगेन बताता हूँ उसकी वर्डिंग। The right to remain silent is a crucial right under the UK law. This right allows suspect not to answer police questions or provide a statement during the questioning. अब आपको भी पता है, एक स्टेटमेंट बिफोर पुलिस होती है, एक स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट होती है। ठीक है ना? अब दोनों में जो ज्यादा पाकिस्तान में वैल्यू है वो कोर्ट के सामने वाली स्टेटमेंट्स की एक अथेंटिसिटी, एक वैल्यू, एक, एक वेटेज है। ठीक है, लेकिन पुलिस वाली का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस के सामने बयान दिया जाता है, विच कैन बी अंडर प्रेशर, which can be under duress, which can be on any circumstances can be। ठीक है ना? तो जिसकी वजह से उस बयान को उतनी अहमियत नहीं देते पुलिस वाले। लेकिन जब हम यूके के पर्सपेक्टिव में लेंस में बात करते हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पर्सन हु वाज कॉट और हु वाज डिटेन्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल, नाउ द पर्सन will remain silent, which is the basic right of that person, of that suspect। अगर वो किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता तो ना दे, वो मना कर रहा है तो उसकी रीजन ये है कि अगर आप कोई भी चीज उधर बताएंगे, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, विच कैन हार्म योर डिफेंस कल को। तो वो कहता है कि देर आर सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इन्वोकिंग द राइट टू रिमेन साइलेंट इफ ए सस्पेक्ट रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चंस or provide evidence during an interview. The fact that they remained silent can be used in court as evidence that may indicate guilt, particularly if the silence is deemed to be in the face of strong evidence। अब उसमें जो है ना दो चीजें आ जाती हैं अपना साइलेंट रहने की। उसमें एक तो बेसिक राइट की जब वो बात करता है ना कि उसका एक राइट है खामोश रहे, वो जवाब नहीं भी देना चाहता,
ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम वो कहता है कि अगर वो साइलेंट रहता है ना, द फैक्ट दैट द रिमेन साइलेंट कैन बी यूज्ड इन कोर्ट एज एविडेंस दैट द मे इंडिकेट गिल्ट, और particularly if the silence is deemed to be in the face of strong evidence। ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, सस्पेक्ट के ऊपर एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ये उस सस्पेक्ट का, द पर्सन हु वाज अरेस्टेड है द सेकंड राइट which is अबाउट लीगल रिप्रेजेंटेशन या लीगल गेटिंग द लीगल रिप्रेजेंटेशन। वो ये है कि भाई जब वो बंदा पकड़ा जाता है तो एज सून एज पॉसिबल उसकी रिप्रेजेंटेशन बाय द लीगल काउंसिल, उसकी उनके साथ मीटिंग, उनकी रिप्रेजेंटेशन होना उसका बुनियादी हक है, वो कानून कहता है। ऐसा नहीं है कि आप उसको अंदर पकड़ के रखें और उसको कहें कि आपको हम वकील भी नहीं करने देंगे, नो। आपने मूवीज में, सीजन्स में, यूएस यूके के उसमें देखा होगा, जैसे पकड़ा जाता है तो विद इन ए फ्यू टाइम उधर उनका वकील आ जाता है उसकी जेल के अंदर। तो वो वकील को पूरी बात बताता है, फिर वकील जाके उसके डिफेंस में बात करता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है सर। अब ए सस्पेक्ट हैज द राइट टू कंसल्ट विद solicitor or legal representative when they are detained। This is a fundamental right under UK law। पहली चीज, if the suspect cannot afford a solicitor, one will be provided for them at no cost, typically under the legal aid scheme। दूसरी तीसरी चीज, द लॉयर कैन एडवाइस द सस्पेक्ट ऑन वट एवर टू आंसर क्वेश्चन, द इम्प्लीकेशन ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट एंड हाउ टू प्रोसीड इन द इंटेरोगेशन। कहता है कि जो बंदा जैसे ही डिटेन्ड होता है, अगर ही और शी कैन अफोर्ड द लॉयर, सो यू शुड रिप्रेजेंट योर लॉयर। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते, आप गरीब हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, so you will be provided a lawyer, you will be given the legal representation by legal aid scheme। अब लीगल एड स्कीम एक गवर्नमेंट का एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, एक ऐसा वो होता है जो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक जस्टिस के लिए है कि भाई हर इंसान को जस्टिस मिले। इसलिए लीगल एड स्कीम के अकॉर्डिंगली आपको एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। सो यू थ्रू दैट लीगल रिप्रेजेंटेशन यू कैन डिफेंस योर सेल्फ। तीसरी चीज, आप जब आपका वो लॉयर आता है, आपको एडवाइस भी करता है कि आपके वो पूरी बात सुनता है, आपको एडवाइस भी करता है, इम्प्लीकेशन बताता है, कॉन्सिक्वेंसेस बताता है, फिर आपको बताता है ये बात होगी तो ये होगा, एंड इंटेरोगेशन के रिगार्डिंग उसको पूरा लीगली उनको एडवाइस करता है एंड गाइड करता है। अच्छा, सेफ गार्ड्स फॉर सस्पेक्ट। Safeguards are built into the UK legal system to ensure that the rights of suspect are upheld during police operations. These safeguards are designed to prevent abuse of power and to protect suspect from mistreatment। अब सेफगार्ड से मुराद ये है कि देर आर सर्ट अब सेफगार्ड से बेसिकली इट pertains to the there are certain regulation, there are certain legal backing which protect the suspect, which protect the rights of suspect। ताकि जब तक वो कहते हैं ना कि accused is the favorite child of law, जब तक उसके ऊपर वो जो जुर्म है साबित नहीं होता, तब तक ही इज द इनोसेंट। तब वो कहते हैं सस्पेक्ट के कुछ बेसिक राइट्स हैं, वो ये हैं कि आप
पुलिस जब उसको ऑपरेशन के दौरान कि उसको जब फ्रॉम स्टॉप एंड सर्चिंग से लेकर अरेस्ट से लेकर डिटेन्ड इन द जेल तक, जो भी एक पूरा प्रोसेस होता है, उस तक उसके साथ मिसट्रीटमेंट ना हो, उसके राइट्स की वायलेशन ना हो, कहीं पुलिस अपने अब्यूज ऑफ पावर ना करे। तो उन सब चीज़ों के लिए वी हैव सर्टन लॉज which protect the right of suspect and check and balance the power of police। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेफ गार्ड्स। अच्छा, अब उसकी हम आते हैं, जब सस्पेक्ट जो है ना, उसको अगर सपोज करें इंग्लिश नहीं आती या वो पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती जिसमें पुलिस वाला पकड़ रहा है, पकड़ते वक्त उसको वो बता रहा है कि आपने ये जुर्म किया है तो हम आपको पकड़ रहे हैं, अब उस बंदे को समझ में नहीं आ रही, ही इज द फॉरेन जो है ना कोई बंदा है, तो आप फिर उसको तो कहता है कि इंटरप्रेटर का होना उधर जरूरी है, या उसको आप इंटरप्रेट करके बताएं, जिस तरह भी करें। The safeguards aim to ensure that all police power, such as stop, search, arrest, detention, and questioning, are used fairly in line with human rights law। कहता है कि जब भी आप फ्रॉम सर्चिंग से लेकर टिल डिटेन्ड करने तक या क्वेश्चनिंग करने तक आप उस बंदे के साथ जो सलूक करेंगे ना, दैट शुड बी अकॉर्डेंस टू द ह्यूमन राइट्स लॉ। ह्यूमन राइट्स लॉ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि वो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, वो यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर दिए गए हैं, वो चाहे ऑलरेडी बताया था। उसमें ये होता है, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं एवरी एस्पेक्ट के भाई क्या क्या चीजें हैं। मैं जिस तरह आपको अभी अगर मैं आपको रफ बताऊं ना, तो कि यूडीएचआर में कौन से 30 राइट्स आते हैं, ताकि एक आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। अब जिस तरह पहला आता है कि यार, जो टू बी फ्री एंड इक्वल एंड डिग्निटी के रिलेटेड राइट्स आता है कि किसी बंदे की आप डिग्निटी को वो ना करटेल ना करें। दूसरा आता है फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उससे ये होता है कि आप अगर सपोज करें यूके की पुलिस है, बंदा यूएस सिटीजन है, तो आप उसके साथ बीइंग ए यूएस सिटीजन यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट हिम, उसके भी कुछ राइट्स हैं। अब ये कौन देता है? ये यूडीएचआर देता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स। तीसरी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि उसके, अब ये मैं अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको राइट्स के, ताकि जब एक पुलिस वाला बंदे को पकड़ता है तो उसके किस तरह के राइट्स वायोलेट होते हैं। जस्ट लेट मी क्लियर। अब एक आता है टू लिव फ्रीली एंड सेफ्टी। अब एक लिव फ्रीली मतलब जहाँ भी रह रहा है तो वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जी सकता है, घूम फिर सकता है। और एक आता है टू फ्री फ्रॉम स्लेवरी। अब जो रिलेवेंट आएंगे ना, मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह होता है। अब एक आता है कि टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर और क्रूएल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट। अब आपको पता है पुलिस वाले मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी को अरेस्ट करते वक्त एक मिसट्रीटमेंट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, एक टॉर्चर करते हैं सेल के अंदर और। तो अब ये आर्टिकल 5 है यूडीएचआर का, वो बेसिकली ये वायलेट हो रहा होता है उधर। तो वो कहता है कि जितने भी आप पुलिस अब जो उनके साथ ट्रीटमेंट करेगी, दैट शुड बी अकॉर्डेंस विद द लॉ। जिस तरह बात थी टू बी लीगली प्रोटेक्टेड है, ट्रीटेड फेयरली अंडर द लॉ, ये आर्टिकल 7 कहता है यूडीएचआर का। दूसरा कहता है टू गेट टू सीक द लीगल हेल्प इफ योर राइट्स आर नॉट रेस्पेक्टेड। और दूसरा जब टू बी फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन एंड एक्साइल। अगर किसी बंदे को ऐसे ही अरेस्ट किया जा रहा है,
डिटेन किया जा रहा है या एक्साइल किया जा रहा है, सो वो उसको आर्टिकल 9 आपका प्रोटेक्ट करता है। इस तरह एक आर्टिकल 10 है, वो कहता है कि टू ए फेयर एंड पब्लिक ट्रायल इफ यू आर अक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम। इस तरह के जितने भी, अब ये टोटल 30 एक आर्टिकल्स हैं। अब उसमें जो हमारे 5-6 कोई रिलेवेंट करते हैं, तो दोज शुड नॉट बी वायलेटेड। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी सर, समझ आ रही है। उसके अलावा इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन, उससे मुराद ये है कि सस्पेक्ट हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश आर एंटाइटल्ड टू फ्री इंटरप्रिटेशन services under Article 6 of the European Convention on Human Rights. Police must ensure that the suspect fully understand their rights and the caution. When a police officer will arrest someone at the spot at the time, the suspected person should understand that language जो पुलिस वाला बोल रहा है। अब आता है द नेचर एंड मीनिंग ऑफ कॉशन। अब कॉशन क्यों जरूरी है? जब भी पुलिस वाला किसी बंदे को पकड़ेगा, अरेस्ट करेगा, एट द टाइम ही हैज टू इन्फॉर्म टू द अदर पर्सन कॉश, वो कहते हैं ना कि आपको वो प्रिकॉशंस जिस तरह देते हैं, तो द पुलिस मस्ट प्रोवाइड ए कॉशन टू इन्फॉर्म द सस्पेक्ट ऑफ द राइट्स एंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर स्टेटमेंट। इससे मुराद ये है, कहता है, एक तो आप उनके देखें, आप पुलिस जब पकड़ती है तो पुलिस उनको अपडेट करती है कि आपके राइट्स ये हैं। आपको पता है अमूमन इस तरह की चीज़ें नहीं होती, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूके लॉ और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डेवलप्ड कंट्री, सो वहाँ राइट्स की, वहाँ इन चीज़ों की बड़ी कदर की जाती है। द कॉशन मस्ट बी गिवन एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ क्वेश्चनिंग और अरेस्ट। पुलिस वाला उसको बताए कि भाई अगर आप इस तरह की कोई बात करेंगे, क्वेश्चन का इस तरह जवाब देंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह भी हो सकते हैं। सो ये कौन बताता है? ये पुलिस वाले भाई। लेकिन अगर मेरा आपसे सवाल हो, पाकिस्तान में इस तरह होता है? सर क्वेश्चन रिपीट करें सर। या पाकिस्तान में इस तरह राइट्स की पाबंदी की जाती है? सर नहीं की जाती। उसकी रीजन क्या है? सर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये कह सकते हैं। ओके। यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं, द नेचर एंड मीनिंग ऑफ कॉशन। अब वो क्या होना चाहिए? कॉशन एक्सप्लेन द पुलिस मस्ट प्रोवाइड ए कॉशन टू इन्फॉर्म द सस्पेक्ट ऑफ द राइट्स एंड द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज। अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी वाली वो बात बता बता चुका हूँ, ये वाली। क्राउन रेस्पॉन्ड, वो एक आपका एक मेजर टॉपिक है, सीपीएस, क्राउन प्रोसिक्यूटर सर्विस। तो हम बाद में करेंगे, इसके बाद वाला अगला टॉपिक वो होगा। अच्छा, अब कहता है कि टेंशन बिटवीन पुलिस पावर्स एंड सोशल इनजस्टिसेस, imbalance of power. Police powers, when misused, may lead to social injustices, including। अब कहता है कि पुलिस की जो पावर है, ठीक है ना, वो सोशल इनजस्टिस कब होता है? मतलब कि सोसाइटी के अंदर सिस्टम में बिगाड़, या जो एक एक इंसाफ की धज्जियां जिसको कहते हैं ना, कि ठीक है, कानून अदालत से पहले, तो वो एक आ जाती है पुलिस की। वो कैसे? इम्बैलेंस ऑफ पावर। जब पुलिस अपने पावर को ज़्यादा यूज़ करे, जब वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखे, जब वो एक्सेसिव फोर्स यूज़ करे, जब वो पब्लिक परसेप्शन या इस तरह की चीज़ें जब वो यूज़ करती है, देन विच काज विच बेसिकली काज द सोशल इनजस्टिस इन द सोसाइटी। अब वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से मुराद, स्टॉप एंड सर्च पावर्स हैव फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर प्रोपोर्शनैलिटी टारगेटिंग एथनिक माइनॉरिटीज। होता ये था कि जब डिस्क्रिमिनेटरी
ये जो बात कर रहे हैं ना, मैंने जिस तरह आपको यूएस वाली मिसाल दी, बात कही, तो जिस तरह यूएस सिटीजन के साथ अगर कोई बंदा डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखे, तो मतलब वो अपनी, एक तो आप इस तरह की चीज़ें, आप स्टॉप और सर्च के दौरान या अरेस्ट के दौरान आप डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। एक्सेसिव फोर्स एलिगेशन ऑफ पुलिस ब्रेचुअली और मिसकॉन्डक्ट, आपको पता है जिस तरह वो ब्रेचुअटली मिसकॉन्डक्ट करते हैं या इस तरह की चीज़ें, बंदे को जब पकड़ते हैं तो फ्रॉम अरेस्टिंग टिल डिटेनिंग, उसके साथ किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, ये एक बड़ी चीज़ें जो कि सोशल इनजस्टिस की तरफ इन चीज़ों को लेके जाती है। अब वो सेफगार्ड्स की बात करता है, हाउ यू विल प्रोटेक्ट, हाउ यू विल, आप किस तरह उससे बच सकते हैं। तो उसमें वो कहता है, जिस तरह हमने पढ़ा था, एक बॉडी है आईओपीसी, इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट, ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है जो ओवरसाइट कर रहा होता है, पुलिस को देख रहा होता है कि पुलिस की मूवमेंट्स को, पुलिस की इस तरह की चीज़ों को जहाँ वो इस तरह मिस यूज़ करते हैं, एक्सेसिव फोर्स यूज़ करते हैं, सो तो वो अकाउंटेबल होते हैं पुलिस वाले पे। दूसरा स्टेचूटरी गाइडेंस है अंडर द इक्वलिटी एक्ट 2010 टू इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई ये एक बेसिकली लॉ है, एक्ट है 2010 का। वो कहता है कि आप किसी के साथ इस तरह बिला वजह क्या, आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। सो ये प्रोटेक्ट उस चीज से करता है, डिस्क्रिमिनेशन से। मोहम्मद वकार, यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई बात, कोई क्यूरी? नो सर, क्लियर है। अब समझ में आ रही हैं चीजें? जी जी सर। जी जी सर, यहाँ तक सारा क्लियर है। खाली करके रह ध्यान नहीं पता सच रख क्या बैग च रख। हाँ इधर आपका माइक प्लीज। जी जी सर, अच्छा, मैं वो इश्यूज मैं ऑफ बंद कर दूंगा, मैं पोटेंशियल बंद कर। डिस्क्रिमिनेशन, अब डिस्क्रिमिनेशन के फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। Discriminatory practices, bias in stop and search, arrest or use of force, racial profiling or targeting of specific communities। आपको पता है, देखें, जो रेशियल या डिस्क्रिमिनेशन की जब हम बात करते हैं, कास्ट, क्रीड पे, कल्चर या रिलीजन पे, तो वो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए। इक्वलिटी एक्ट इन चीज़ों को वो मना करता है। लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको भी पता है ना होती हैं, कि अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप किसी ऐसे शहर से हैं, ऐसी जगह से हैं, आप यूके जाते हैं, पुलिस वालों को अगर उन कम्युनिटी से नफरत है, तो वो कहता है आपको, आपसे भी मैं नफरत करता हूँ। तो वो गलत कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि देखें, आपको इक्वलिटी एक्ट हो गए, ह्यूमन राइट्स एक्ट हो गए, आपकी राइट्स की वायलेशन कर रहा है वो पुलिस वाला। तो मतलब एक एक इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रख के वो बंदा, ठीक है। दूसरी बात इसकी अपना सेफ गार्ड ये है कि रेगुलर ट्रेनिंग ऑन डाइवर्सिटी एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन फॉर पुलिस ऑफिसर। यूके के अंदर पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती हैं ऑन द टॉपिक ऑफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन, कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन बिकॉज ऑफ यूके इज द हब ऑफ एजुकेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से लोग आते हैं। सो पुलिस ऑफिशियल्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट विथ एनी वन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग। दूसरी चीज, अब ये जो रेगुलर ट्रेनिंग्स पुलिस वालों को इस तरह गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं, ताकि एंटी डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, उससे वो ना हो सके। दूसरी, यूज ऑफ बॉडी वॉर्न कैमरास टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। अब उधर ये होता है कि जब पुलिस वाले बंदों को पकड़ते हैं, तो एट द टाइम, एट द इंटरोगेशन टाइम, एट द टाइम ऑफ क्वेश्चनिंग, एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग टू ए सस्पेक्ट, पुलिस वालों के ऊपर बॉडी पे कैमरा लगा हुआ होता है, ठीक है ना, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि कल को ये ना हो सके, वो अपने आप को बचा भी सके, कल को ये ना कहे कि यार किसी के साथ आपने डिस्क्रिमिनेशन की है। क्लियर है सर। दूसरा, रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। अब ये चीज़ें, सपोज करें अगर पुलिस वाले ने आपके साथ इस तरह का बिहेवियर रखा है, सो यू कैन रिपोर्ट टू द हायर हायर ऑफिशियल, यू कैन रिपोर्ट टू द
अदर जो जस्टिस सिस्टम के अंदर हैं उनको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। आप उन लोगों को अकाउंटेबल ठहराएंगे कि आपने ये चीज़ गलत की है। सो दीज आर द safeguards to the suspect, or these are the protection to the suspect. लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपकी स्लाइड है वो है एडिशनल कंसिडरेशन मींस के लीगल जो बैकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये सारी वो है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। अब जिस तरह ह्यूमन राइट का एक एक्ट है 1998 का 5 एंड 6। 5 कहता है राइट टू लिबर्टी, 6 कहता है राइट टू ए फेयर ट्रायल। अब ये उस सस्पेक्ट को दिए जाएं, लिबर्टी आज़ादी एंड फेयर ट्रायल, उस इन राइट्स की वायलेशन ना हो। बैलेंसिंग पावर से मुराद द लीगल फ्रेमवर्क एम्स to balance effective policing with individual rights, ensuring accountability and fairness। तो वही बात जो ऑलरेडी मैं आपको तफसील से बता चुका हूँ इस रिगार्डिंग।